So, hello students, welcome back to classes of CPC. Online students, I hope you can all see me and hear me. Give me 1 second. Yes, everything looks perfect. I can see that you all can see everything. तो चलो start करते हैं आज की क्लास. Students, आज मैं आपको एक बहुत ही important topic पढ़ा रही हूँ. And the name of the topic is summary procedure. It is so important that you just cannot afford to have a paper of CPC without questions on this topic. CPC को किसी भी prelims में 20 to 25 marks allotted होते हैं और किसी भी mains में 75 to 90 marks allotted होते हैं. तो ये टॉपिक ऐसा है जो श्योर शॉट है प्री में भी और मेंस में भी. इस साल दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम हुआ, हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम हुआ, एमपी जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी, सब में ये टॉपिक आया हुआ है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई टेक 2 क्लासेस टू कंप्लीट इट, आज की और कल की क्लास. ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी जो रीसेंट जजमेंट्स हैं हम वो भी पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स आई विल अज्यूम कि आपको टॉपिक का मतलब भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ summary procedure, assuming that you do not know anything. It is contained in order 37 of CPC. So इसका कोई section numbers नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक order है जो हमें depth में देखना है. Very simple, very interesting. I will dictate all the important points. You want to write something on your own, you are free to, but I will be giving you all the important points of this topic. So we'll do 2 classes of it. We'll read the Bare Act, we'll read the current judgments, we'll solve some questions. Okay? तो सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं. मैं तो ऐसा मान रही हूँ आपको कुछ भी नहीं पता. Still, anybody knowing anything? What is summary procedure? कुछ आइडिया है क्या होता है summary procedure? नहीं? अच्छी बात है. अगर आपको कुछ नहीं पता तो बिल्कुल ओपन माइंड से सुनो. तो स्टूडेंट्स, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो. ये एक फादर है और ये उनके 2 बेटे हैं. ठीक है. और फादर अपनी विल बना के गए हैं कि जो मेरा घर है उसमें से दोनों बेटों को हाफ हाफ मिलेगा. S1 ऑलरेडी इस घर में ही रहता है और S2 रहता है हैदराबाद. ठीक है. अब फादर की डेथ हो गई और विल के हिसाब से दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाना चाहिए. बट S1 जो है वो तो उस घर में रहता है और S2 तो बाहर रहता है. जब S2 कहता है कि मेरे को भी हिस्सा दो तो S1 मना कर रहा है. S1 is not ready to do that. And now S2 wants to file a case on S1. He can very well do that, no problem in that. इसी तरह से अगर एक फैमिली में पार्टीशन होना है और ये 3 बेटे हैं और एक डॉटर है, क्या अब डॉटर्स को भी इक्वल शेयर मिलता है? यस. तो इनमें से S3 पार्टीशन कराना चाह रहा है अपने शेयर का. वो कहता है कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरा जो हिस्सा मिलता है वो मुझे बनता है, मुझे मिलना चाहिए. और S3 ने बाकी सब लोगों पे केस कर दिया फॉर पार्टीशन या व्हाटएवर. ऑफ कोर्स ही कैन गो एंड फाइल अ केस, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो वो विल के लिए भी केस S2 अपने ब्रदर पे शेयर के लिए केस कर सकता है और S3 बाकी लोगों पे अपने शेयर के लिए केस कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. आई हैव वन मोर सिचुएशन. द सिचुएशन इज, मैंने अपने एक फ्रेंड का नाम रख लेते हैं आकाश. मैंने अपने एक फ्रेंड को, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि आई अर्जेंटली नीड सम मनी, कैन यू प्लीज लेंड इट टू मी. आई वाज लाइक ओके, हाउ मच डू यू नीड? He said, I need 3 lakh rupees. It is very urgent. He's my childhood friend. I said, हाँ, okay, take it, no problem. So मैंने अपने फ्रेंड को 3 लाख रुपीस का लोन दिया है और मैंने वो एक बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू करा है जिसकी मेरे पास रिसीट है, सब कुछ है. और ये मैंने अपने फ्रेंड को दिया आज है 2 नवंबर, राइट. और
उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को 1 मंथ में वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब 1 मंथ हो गया, उसने बोला अभी तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए और मुझे क्लियर हो गया कि वो तो मुझे पैसे देगा ही नहीं। तो कैन आई गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट हिम? यस। सो आई फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, आई स्यू हिम फॉर 3 लाख रुपीज और मेरे पास है सपोर्ट में वो बैंक ट्रांजैक्शन जिससे क्लियर है बैंक डिटेल्स में कि मैंने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपीज डाले हैं और मैंने अपनी बैंक डिटेल सारी अटैच कर दी हैं जहां से मुझे उसके अकाउंट से कोई पैसे नहीं आए अभी। ओके, तो स्टूडेंट्स स्यू तो हम तीनों ही केसेस में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपनी 2 सिचुएशंस लेके चल लेते हैं, एक ये फादर वाली और एक जो मैंने आपको आकाश वाली सिचुएशन बताई, राइट? नो प्रॉब्लम, आप दोनों ही केसेस में कोर्ट जा सकते हो, यू कैन फाइल अ सूट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आई एम टेलिंग यू दैट इन वन सिचुएशन द मैटर कैन बी अ लॉट क्विकर। बहुत जल्दी मैटर रिजॉल्व हो सकता है, बहुत ही क्विकली सारी चीजें फैक्ट्स पता चल सकते हैं और क्विकली डिसीजन आ सकता है। तो एक है पार्टीशन का केस या डेफेमेशन का केस और एक है जो मैंने किसी को एक अमाउंट दी थी या सपोज मैं कहीं पे जॉब करती हूँ और मेरे को सैलरी नहीं दिया उन्होंने और मैंने अपने अकाउंट डिटेल्स दिखा दी हैं कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं आए। सो आपको क्या लगता है कौन सा केस क्विकली रिजॉल्व हो सकता है, पार्टीशन या लोन? पार्टीशन मैटर और दिस लोन मैटर? हाँ, या बोथ? बोथ। इंडिया में रह रहे हैं हम, पार्टीशन के मैटर्स होते 10-15 साल से पहले किसी के भी। लोन, लोन, अच्छा वाई लोन? वाई लोन मैटर कैन बी टेकन अप वेरी क्विकली। तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लस एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो मैं क्लेम कर रही हूँ, राइट? तो स्टूडेंट्स आप सबने सुना होगा एक टर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें इंडिया की रैंकिंग ऊपर आती है। प्लस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड एवरीथिंग। कॉमर्स तो इंपॉर्टेंट है ही ना। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉल समरी प्रोसीजर। ध्यान से सुनना, समरी प्रोसीजर वर्ड में जो समरी वर्ड है इट मींस क्विक, ऑब्वियसली। सो एक सेट ऑफ केसेस हैं जिसके लिए हम बहुत ही क्विक प्रोसीजर फॉलो करते हैं ट्रायल में। वी वांट द मैटर्स टू बी रिजॉल्व एज क्विकली एज पॉसिबल। वो कौन से मैटर्स होते हैं, क्या उसमें समरी प्रोसीजर होता है, कितनी क्विकनेस होती है, वो सब हम अभी आगे देखेंगे। बट ये तो आप मान सकते हो कि पार्टीशन के सूट में तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे, पूरे फैमिली ट्री बनाया जाएगा, देखा जाएगा क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, कितनी उनके हाथ में आई, किस एयर का क्या शेयर बन रहा है, कौन को पासर है कि नहीं। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी। जबकि अगर एक दूसरा मैटर सिंपली सैलरी का है, मुझे किसी से सैलरी लेनी है या मुझे किसी से लोन की एक डिमांड है, तो मे बी दैट मैटर कैन बी टेकन अप वेरी इजीली। सो समरी प्रोसीजर applies only upon money suits. Okay, हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं and it applies only and exclusively upon money suits, जहां पे आप किसी से मनी मांग रहे हो। किस केसेस, कौन से सूट्स मनी सूट्स होते हैं वो सब अभी आगे देखेंगे। बस मैंने आपको अपने टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले डाउन करा है कि हम आज पढ़ने वाले हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं, कल खत्म होगा समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर मींस कुछ केसेस में वील फॉलो अ वेरी क्विक प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। ओके, इट्स अ स्पेशल प्रोसीजर जो हर केस में नहीं लगता, कुछ ही केसेस में लगता है। क्यों? क्योंकि वो मामले इतने छोटे हैं और बहुत क्विकली रिजॉल्व हो जाने चाहिए, और वो मामले हैं एक्सक्लूसिवली मनी सूट्स, नो अदर मैटर, ओनली मनी सूट्स। तो पहले बस इतना बताओ, आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है? अगर हम किसी भी डेफेमेशन का केस डाल रहे हैं तो कोर्ट को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि जो मैंने सेंटेंस बोला था उससे किसी की रेप्यूटेशन हर्ट हुई है कि नहीं। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ट्रायल, उसमें कितनी प्रोसीडिंग्स थी, कितने इंस्टेंसेस थे, उसने तब ये बोला था, उसने तब ये अब्यूजिव वर्ड यूज किया था, बहुत चीजें थी ना। पर अगर सिंपली केस है कि मैंने आपको चेक, आपने मुझे चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया,
So don't you think it's a very simple matter as compared to a trial of defamation? तो हम समरी प्रोसीजर या क्विक प्रोसीजर पढ़ रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली मनी ट्रायल्स मनी सूट्स में लगता है. इसको समरी क्यों बोलते हैं, मनी सूट्स क्या होते हैं, वो सब हम शुरू करेंगे. बट इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू एवरीबडी. पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आल्सो गुड अबाउट इंट्रोडक्शन. मैम ठीक है, आप सबके इनपुट्स भी बिल्कुल ठीक है. राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो हम शुरू कर रहे हैं ऑर्डर 37. ये हमारा मेन टॉपिक है. ऑर्डर 37 टॉक्स अबाउट समरी प्रोसीजर. समरी प्रोसीजर का कोई सेक्शन नहीं है सीपीसी में, सिर्फ एक ऑर्डर है. इस ऑर्डर में अपने कुछ रूल्स है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, बट देयर इज नो सेक्शन नंबर टू इट. एंड समरी प्रोसीजर applies only and exclusively upon money suits. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होगा कि मनी सूट होते क्या है. समरी प्रोसीजर क्या होता है, क्विकनेस क्या है, वो बाद में देखेंगे. बट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक तरह के मैटर पे अप्लाई होता है, विच इज मनी सूट. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी सूट. तो मनी सूट का मतलब होता है एक ऐसा सूट जिसमें आप अपने लिए एक ही चीज मांग रहे हो, सिर्फ मनी. यू वांट मनी फ्रॉम अदर पर्सन. तो प्लीज आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ, वो ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमारा सामने वाले से सिर्फ एक ही चीज का क्लेम है, एंड दैट इज मनी. तो प्लीज गिव मी सम एग्जांपल. हम किसी से मनी किस मैटर में मांगेंगे? कार का एक्सीडेंट हो गया तो हम उससे मांग रहे हैं डैमेजेस. ओके, सो आपने एक बोली चीज, एक चीज आपने बोली कॉम्पनसेशन. मैं अभी बताती हूँ इसमें क्या होगा, अभी आपको बताती हूँ. ठीक है, और बताओ. हाँ, रेंट, डेट रिकवरी. वेरी गुड. सो इट कैन बी अ डेट और अ लोन. जैसे मैंने आपको अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया, या आपने किसी को लोन दिया था वो वापस नहीं दे रहा, तो हम उससे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, अर्न मनी. ठीक है, और बताओ. वेरी गुड. इट कैन बी इंश्योरेंस क्लेम. Can it be rent also? It can be rent. Okay. और आप किसी से, हाँ, हम किसी से इंटरेस्ट मांग रहे हैं, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही आएगा, तो वो डेट के साथ ही आएगा. ठीक है, और आप किसी से पैसे मांग रहे हो, इट कैन बी अ केस ऑफ चेक्स वगैरह, चेक बाउंस वगैरह. आप किसी चीज की पेमेंट वगैरह ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपने उनके घर में पेंट किया था, या आपने उनको कोई गुड्स डिलीवर किए थे, तो आप उसकी पेमेंट मांग रहे हो थ्रू चेक एटसेट्रा. ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज मांगनी है सामने वाले से, दैट इज मनी. वो मनी हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमने आपको लोन दिया था, हमने आपको कोई सर्विस दी थी, आप उसकी पेमेंट दो, हमारा आपसे इंश्योरेंस क्लेम है, या आप हमारी प्रीमाइसेस में रहते हो. ठीक है, आप लोगों ने बोला कॉम्पनसेशन या डैमेजेस में भी तो मैम हम मनी मांग रहे हैं सामने वाले से. अच्छा, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. फर्स्ट सिचुएशन है कि एक्स ने जेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कार के लिए. ठीक है, जिसके तहत एक्स जेड को अपनी कार सेल करता है और जेड बदले में उसको 5 लाख रुपीस देता है. राइट, इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है, और एक्स कहता है मेरी कार परफेक्ट कंडीशन में है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और ये बहुत बिल्कुल न्यू है. और टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि अगर ये कार बिफोर 1 year इफ इट ब्रेक्स डाउन, then X will pay 20,000 rupees to Z. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, बिल्कुल नई कार की तरह उसने प्राइस लिया है 5 लाख रुपीस.
तो ये मेंशन्ड है कि अगर कल को कार में कोई भी डिफेक्ट आता है, किसी भी तरह का मेरे एंड से ब्रीच हुआ, तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूँ। ऑलराइट, और 6 महीने बाद ही वो कार ब्रेक डाउन हो गई, उसका इंजन कुछ खराब हो गया, और अब जेड ने एक्स को स्यू किया है फॉर डैमेजेस ऑफ ₹20,000। क्लियर? क्या मांग रहा है वो अपने लिए? डैमेजेस, मनी मांग रहा है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। द सेकेंड सिचुएशन इज जॉनी डेप has sued Amber Heard and he's asking for 1 lakh rupees as compensation for loss of reputation due to defamation. He's saying तुम्हारी defamation की वजह से a movie slipped from my hands और मेरी reputation का भी damage हुआ है, तो तुम मुझे 1 लाख रुपीस दो या 10 लाख रुपीस दो या 1 मिलियन दो, जो भी, राइट? दोनों केसेस में डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। दोनों में मनी ही है, बट येट देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉम्पेंसेशन। प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। दोनों कॉम्पेंसेशन के मैटर्स हैं, दोनों में मनी क्लेम की जा रही है, बट दोनों कॉम्पेंसेशन में एक फर्क है। तो आप लोगों के हिसाब से वो क्या फर्क है? या आप इसको 1 लाख छोड़ो, वो बस कॉम्पेंसेशन मांग रहा है अपनी डेफेमेशन के लिए, जो उसका लॉस हुआ है। उसमें वो एक फिक्स सम क्लेम कर रहा है, कितना? 20,000। और सेकंड केस में कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, जॉनी डेप को देखते हुए और उसकी क्या मूवीज का रहता है, एक अमाउंट पे आना पड़ेगा कोर्ट को, राइट? स्टूडेंट्स, ये मनी सूट नहीं है। मनी सूट के लिए द अमाउंट हैज टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट। ओके, इट इज अ मनी सूट जिसमें आप किसी से मनी मांग रहे हो, बट दैट हैज टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट। डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को असेसमेंट करनी पड़ेगी, फिर ये समरी नहीं है, फिर तो लंबा अच्छा खासा टाइम लगेगा। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्विकली होना है। तो पहली बात तो मनी के मैटर्स, और दूसरा मनी हैज टू बी अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। व्हाट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम द अदर इज अ फिक्स्ड सम। तो डैमेजेस के मैटर भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर आस्किंग फॉर अ फिक्स्ड सम। Are you able to understand? This is the fifth thing that can fall in money suit. सब कुछ बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, पर पहले तो मैं आपको समझाऊंगी ना, उसके बाद ही बेयर एक्ट पढ़ेंगे। So summary procedure means we have to move very quickly in the trial. Very quickly means something is so clear that we don't have to spend a lot of time. That clarity can come in money matters. But that too, when that money is a fixed sum of money that is being claimed and not something that the court has to make assessment. It can be a debt जहां पे मैं क्लियरली मांग रही हूँ 3 लाख रुपीज। इट कैन बी अ सैलरी ऑफ 1 मंथ। पर अगर मैं बोलूँ एक तो सैलरी भी प्लस जो मेरे को इमोशनल डैमेजेस हुए मेरी जॉब छूटने से, वो भी दे देना, वो कोर्ट को असेस करना पड़ेगा। इट कान बी अ समरी सूट, ओके? और इट कैन बी सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम यू आर आस्किंग, फिक्स सम ऑफ डैमेजेस दैट यू आर आस्किंग, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिसाइडेड। बट पहले बताओ ये क्लियर है एवरीबडी? It can be a check, case of check, it can be case of payment, जहां हमने पेमेंट डिसाइड कर रखी हो कि मैं आपका ये इंटीरियर का काम करूंगी, दिस इज व्हाट यू हैव टू पे मी, देन इट कैन बी अ मनी सूट। ओके, एवरीबडी इज गुड टिल हियर, राइट? ठीक है, अब मैं ना आपसे एक सिचुएशन पूछ रही हूँ, प्लीज आंसर दैट एंड यू हैव टू टेल मी कि वो मनी सूट है या नहीं है, बस आपको इतना आंसर करना है। सो my situation is, so there is this building, okay? It belongs to landlord L, और इसमें एक जिम खोला हुआ है टेनेंट ने T, ऑलराइट? और उसने बहुत ही फैंसी जिम बना रखा है। He has spent a lot of money. It's a very popular gym of the area. A lot of people go there.
एंड ही इज हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, वो टाइम से रेंट भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट के बार बार एड्स आ रहे होते हैं कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना है, और 30th नवंबर लास्ट डेट है। तो और इस बार गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स टाइम से जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को सील भी कर दिया, ठीक है। टेनेंट ने ऐसी एक बार लैंडलॉर्ड से मिला तो उसने पूछा आपने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया? लैंडलॉर्ड ने कहा हाँ करा दूंगा, देख लूंगा। टेनेंट ने कहा ओके। फिर 15 नवंबर को जब टेनेंट ने अपना रेंट भेजा, सपोज उनकी 15 की डेट है, तो उसने लैंडलॉर्ड से पूछा आपने रेंट जमा करा दिया और प्रॉपर्टी टैक्स? तो लैंडलॉर्ड कहता है ओके आई विल सी, अभी देखता हूँ। टेनेंट को थोड़ा लगा कि लैंडलॉर्ड इज नॉट वेरी विलिंग। उसने फिर 20th नवंबर को कॉल किया, लैंडलॉर्ड ने कहा हाँ भी कराता हूँ, अभी पैसे नहीं है। फिर 25 नवंबर को कॉल किया। वो एक्चुअली खुद बहुत ही ज्यादा वरीड है इस बात को लेके, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा हुआ तो बिल्डिंग सील हो जाएगी, एंड ही हैज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस इन दैट बिल्डिंग। फाइनली उसने 29 नवंबर को कॉल किया कि मुझे सच में चिंता हो रही है, आपने टैक्स जमा करा दिया है? वो कहता है मैं कल करा दूंगा अगर पैसे हुए तो। और अब टेनेंट को लगा कि लैंडलॉर्ड तो इस चीज को लेके सीरियस ही नहीं है, ही गेट्स वेरी वरिड। वो गया प्रॉपर्टी टैक्स जहां जमा कराने उस ऑफिस में, उसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट, तो अमाउंट कैलकुलेट करके उस बिल्डिंग की आई 4 लाख रुपीस, और वो टेनेंट ने पे कर दी, राइट। अब टेनेंट वो अमाउंट क्लेम करता है लैंडलॉर्ड से जो उसने 4 लाख रुपीस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया। आई होप द सिचुएशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, can he claim this 4 lakh rupees from the landlord? Please tell me. Online students आप लोग भी बताओ, can he claim 4 lakh rupees from the landlord? जो भी आपको लगता है logically, yes या no? Yes, why? ये अमाउंट किसको पे करनी थी? लैंडलॉर्ड को। कौन इस पेमेंट में इंटरेस्टेड था? who was bound to make the payment? Landlord. Who was interested that the payment be made? Tenant. Who made the payment? Tenant. Was the landlord bound legally to pay that? Yes. Now will he have to return it to the tenant? Yes. जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सेक्शन है, सेक्शन 69, जो बड़ी सिंपल सी बात कहता है, अगर मैं कोई पेमेंट देने के लिए बाउंड हूं, आप इंटरेस्टेड हो उस पेमेंट में और आपने वो दे दी मेरे बिहाफ पे, तो मुझे आपको देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात। लैंडलॉर्ड वाज बाउंड टू मेक द पेमेंट, tenant was interested that he actually makes the payment, tenant made the payment, now the landlord will have to make the payment, ठीक है। इसको इस तरह से समझो, सपोज बिल्डिंग थोड़ी सी ना, बिल्डिंग का पेंट खराब हो रहा है, टेनेंट कहता है लैंडलॉर्ड को पेंट करा दो एक बार पूरा, लैंडलॉर्ड कहता है अभी कराता हूँ, अभी पैसे नहीं है, ये वो। टेनेंट ने एक पेंटर को हायर करा और 20,000 रुपए दिए उसको और बोला पूरी बिल्डिंग पेंट कर दे। अब वो 20,000 रुपए लैंडलॉर्ड से क्लेम कर रहा है। सो पेंटर के 20,000 और इस 4 लाख में कोई डिफरेंस है? पेंटर को जो 20,000 रुपए दिए और जो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स देना है 4 लाख, इसमें कोई फर्क है? नहीं। देखो गवर्नमेंट को तो पे करना आपकी ड्यूटी थी, लैंडलॉर्ड वाज ड्यूटी बाउंड टू पे द गवर्नमेंट, बट पेंटर को उसकी कोई ड्यूटी थोड़ी थी, आपने खुद हायर करा, अब आप लैंडलॉर्ड को कह रहे हो आप दो। तो प्लीज ध्यान से सुनो। बेसिकली एक सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 69, जिसका यहां से कोई रिलेशन है, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज बता रही हूँ। उसमें दे रखा है अगर एक पर्सन कोई पेमेंट करने के लिए बाउंड होता है, दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड होता है कि वो पेमेंट कर दे, और यही पर्सन है जो एक्चुअली पेमेंट करता है, तो बाउंड कौन था? फर्स्ट पर्सन। तो क्या उसको सेकंड पर्सन को रीइंबर्स करना पड़ेगा? he will have to reimburse the other person, okay? अब एक
आपने कभी एक वर्ड सुना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म? इसका ना बेसिकली इसका जो थीम होता है वो ये होता है कि कोई किसी के चीज का नाजायज फायदा ना उठाए। हम एक ही घर में रहते हैं, मैं नीचे आप ऊपर। आपने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया था, वो गलती से मेरे पास ले आया डोमिनोज वाला, उसने बोला मैडम प्रीपेड है, ये ऑर्डर ले लो आप। मुझे पता है मैंने ऑर्डर नहीं किया है, फिर भी मैंने वो पिज्जा रख लिया एंड आई कंज्यूम इट। क्या मुझे कल को डोमिनोज को उसके लिए पे करना पड़ेगा? यस, क्योंकि मेरा वो पिज्जा था ही नहीं, हाउ कैन आई ईट इट, राइट? तो लॉ का एक पर्पस होता है कि आप किसी की भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होने दोगे, किसी को भी किसी बात का नाजायज फायदा नहीं मिलना चाहिए। कि किसको पे करना था अमाउंट? लैंडलॉर्ड को। टेनेंट ने कर दिया क्योंकि टेनेंट उसमें इंटरेस्टेड था, तो ये थोड़े कि अब लैंडलॉर्ड उसको पे नहीं करेगा। लैंडलॉर्ड विल हैव टू पे टू द टेनेंट। अब ऐसे मानो हम कहीं पे, आपकी मैं श्योरिटी हूँ, राइट? आप और आपकी मैं श्योरिटी हूँ, और अगर आपने कहीं पेमेंट नहीं करी तो मेरी गाड़ी सीज कर लेगा बैंक। आपको किसी के 5 लाख रुपए देने हैं बैंक के, मैं आपकी श्योरिटी बनी थी, और अगर मैंने, अब आपने 5 लाख रुपए बैंक को नहीं दिए तो एज अ श्योरिटी मेरी गाड़ी सीज हो जाएगी। मैं क्यों अपनी गाड़ी सीज होने दूं? मैंने आपके बिहाफ पे 5 लाख रुपए बैंक को दे दिए, तो आपको तो मुझे देने पड़ेंगे वो वापस, राइट? सो ये वेरी वेल अलाउड होता है। सो क्या टेनेंट ऐसे में लैंडलॉर्ड को स्यू कर सकता है 4 लाख रुपीस के लिए? बिल्कुल कर सकता है। और अगर वो लैंडलॉर्ड को 4 लाख रुपीस के लिए स्यू करता है, इज इट अ मनी सूट? इज इट अ मनी सूट? वो क्या मांग रहा है अपने लिए? मनी। एंड इज इट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी? यस। सो इवन दिस कैन बी अ मनी सूट. So money suit is basically you are asking from money from somebody, not any other thing. And you want a fixed amount of money from that person. It can be in lieu of debt. It can be by way of rent. It can be like this example. आपके horizon को widen करने के लिए मैंने आपको example दिया है. It can be salary, or it can be some payment. It can be check का case, anything. Are you able to understand till here? So summary procedure applies upon money suit, and that to a fixed sum of money, right? ठीक है. Can you give me one practical example? कोई भी आपको एक मनी सूट का एग्जांपल दे सकते हो डेली लाइफ में से? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमें बैंक से लेने हैं, हमारी पॉलिसी मैच्योर हो गई है और बैंक हमें पे ही नहीं कर रही है, तो हम उसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए 1,09,323 रुपए के लिए बैंक को स्यू कर रहे हैं। तो बड़ा इजी होगा जज के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी के पेपर्स होंगे और एक फिक्स सम ही हम मांग रहे हैं। वेरी गुड. एनी अदर एग्जांपल? चेक बाउंस. तो चेक बाउंस में क्या हुआ एग्जैक्टली? ये हुआ है कि हमने किसी को सपोज कोचिंग दी थी, ठीक है, और अब उसने हमें चेक दिया है, पूरी कोचिंग खत्म हो गई है, उसने हमें चेक दिया स्टूडेंट ने, और वो जो चेक है इट इज फॉर 1 लाख रुपीज, और अब वो चेक बाउंस हो गया है, राइट? तो दो केसेस कर सकते हैं, एक तो चेक बाउंस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, प्लस दूसरा हम एक स्पेसिफिक क्लेम मांग रहे हैं, हमारे 1 लाख रुपीज दो, एक स्पेसिफिक अमाउंट मांग रहे हैं, सो इट कैन ऑल्सो बी अ मनी सूट. पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है, राइट? सो समरी प्रोसीजर कौन से मैटर्स में लगता है? मनी सूट्स, एंड दैट मनी हैज टू बी अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, और इट कैन बी इन ल्यू ऑफ डेट एंड सैलरी एंड पेमेंट एटसेट्रा. ठीक है, पहले आप ये पढ़ोगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ. सो आप जितना मैं मार्क कर रही हूं बस आप उतना देखोगे. प्लीज लुक एट दिस. This order applies to the following classes of suits, namely, which order? We are talking about order 37. That is not my focus right now. So this order, matlab order 37 applies to the following classes of suits. हर सूट पे नहीं लगता, जो नीचे दे रखे हैं सिर्फ उन सूट्स पे लगता है. First, suits upon bill of exchange, hundies and promissory notes. Bill of exchange, hundies and promissory notes means checks etc. तो जो आप किसी पे सूट फाइल कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ चेक और अ promissory note, राइट, या इनवॉइस, कुछ भी आप ऐसे मान लो,
तो आप किसी पे सूट क्यों फाइल कर रहे हो? क्योंकि आपके पास उसका चेक है. तो दिस बेसिकली मीन्स आप इसको चेक मान लो. ठीक है. Suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand in money payable by the defendant with or without interest. पढ़ो. वो ऐसा सूट in which plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand in money payable by defendant with or without interest. एक ऐसा सूट जिसमें प्लेंटिफ सिर्फ एक चीज मांग रहा है डिफेंडेंट से, या तो वो डेट मांग रहा है या कोई लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी मांग रहा है. लिक्विडेटेड मींस फिक्स्ड, डिसाइडेड. ओके, लिक्विडेटेड मींस डिसाइडेड और फिक्स्ड. मतलब इट कांट बी डेफमेशन वाला केस जहां पे कोर्ट कल को असेस करेगी, पर इट कैन बी द 20,000 वाला केस जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड करा. ठीक है, पढ़ो. तो पहला तो हो गया जहां चेक वगैरह है, वहां तो कोई बात ही नहीं है. दूसरा, सूट्स इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेट और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट अराइजिंग ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. आप वो डेट या डैमेजेस मांग रहे हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे राइज हुआ है. एक तो मेरा फ्रेंड के साथ हो गया जो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं उसको लोन दे रही हूँ. और रिटन कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल वो हो सकता है जहां पे हमने 20,000 रुपए लिख लिए थे रिटन कॉन्ट्रैक्ट. और इट कैन अराइज ऑन एन इनैक्टमेंट वेयर द सम sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of debt other than a penalty. ध्यान से सुनना, ये जो आप पैसा मांग रहे हो ना सामने वाले से, या तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टेनेंसी, या फॉर एग्जाम्पल सैलरी, या फॉर एग्जाम्पल वो जो कार वाला था. तो आप किसी से सामने वाले से पैसा कैसे मांग रहे हो? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ, लाइक टेनेंसी या लोन या कुछ भी. या आप उससे पैसा मांग रहे हो क्योंकि वो पैसा आपके पास आया है थ्रू सम इनैक्टमेंट. इनैक्टमेंट मीन्स लॉ. Where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of debt other than penalty. इसका एग्जाम्पल हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर एज अ टेनेंट मैं अपने लैंडलॉर्ड को कह रही हूँ कि मुझे 4 लाख रुपए दो जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स मैंने आपकी तरफ से दे दिया, तो उसने कहा मैडम हमारा जो टेनेंसी का अग्रीमेंट है उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा कि मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर कल को आपने प्रॉपर्टी टैक्स मेरे भी आप पे दे दिया तो. मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक लॉ है जो आपको बाउंड करता है पे करने के लिए, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर मैं अपनी डिमांड पैसों की किस बेसिस पे कर रही हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ वेयर द सम sought टू बी रिकवर्ड, जहां पे मैं जो सम मांग रही हूँ इट्स अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, दैट इज 4 लाख रुपीज जितना मैंने पे किया था. और इन द नेचर ऑफ डेट अदर देन अ पेनल्टी. ओके, इन नेचर ऑफ डेट अदर देन अ पेनल्टी का मतलब किसी किसी केस में ना आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, लाइक इनकम टैक्स की असेसमेंट वगैरह में अगर आपने गलती करी तो वो ये चीजें यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, पेनल्टी के केसेस कवर नहीं कर रहे. ठीक है, क्लियर है? ओके. या ऑन अ गारंटी वेयर द क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट और लिक्विडेटेड डिमांड ओनली. आपने अभी मैंने बताया ना सबको श्योरिटी वाला एग्जांपल. तो सपोज मैं श्योरिटी थी किसी की और मैंने उस जिसकी मैंने श्योरिटी ली थी उसने डिफॉल्ट कर दिया, वो पे ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं उस पर्सन से अपना पैसा मांग सकती हूँ? यस, समझ रहे हो मेरी बात? सपोज मैंने आकाश को 3 लाख रुपीस का लोन दिया था. मैंने कहा कोई सिक्योरिटी जो तेरे लोन के लिए? उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो एक कॉमन फ्रेंड है तनुज वो मेरी सिक्योरिटी बन जाएगा. मैंने कहा ठीक है. तो हमारे बीच में बात हो गई है, अगर आकाश ने 3 लाख रुपीस लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो कौन पे करेगा? तनुज. अब आकाश ने डिफॉल्ट कर दिया, मैंने तनुज से 3 लाख रुपीस ले लिए, तनुज को एज अ श्योरिटी देने पड़े. बट क्या कल को तनुज वो पैसे आकाश से क्लेम कर सकता है? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि वो श्योरिटी था उसके लिए. तो वो आकाश से तो वो पैसे क्लेम कर ही सकता है ना, वरना आकाश के मजे.
खुद तो दे नहीं रहा, तनुज दे रहा है, बट ही हैज टू पे। तो दिस इज, कल को अगर तनुज आकाश को स्यू करता है तो एक फिक्स सम के लिए स्यू कर रहा है, दैट इज 3 लाख रुपीज या जो भी इंटरेस्ट होगा साथ में। सो दिस इज दैट। So on a guarantee where the claim against the principal is in respect of the debt or liquidated demand only. Are you able to understand? समझ आ रहा है आपको? तो हम क्या मांगते हैं समरी प्रोसीजर में, सॉरी क्या हम कौन से मैटर्स में जाते हैं, मनी सूट्स में, जहां हमारी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, फिर चाहे वो चेक्स वगैरह के थ्रू आई हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आई हो, चाहे वो किसी लॉ के बेसिस पे आई हो, चाहे वो श्योरिटी गारंटी वगैरह के केसेस, बस इसी पे अप्लाई होता है, इसके अलावा नहीं होता। एक और क्लॉज है, मैं आपको भी बताती हूँ, बट पहले बताओ ये क्लियर है? ओके, प्रोसीजर क्या समराइज्ड होता है, क्या इतना क्विक होता है, वो मैं अभी सब आपको बताऊंगी जब आगे पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट पहले पता तो होना चाहिए कि ये प्रोसीजर अप्लाई कौन से केसेस पे होता है। इसके अलावा किसी केस पे अप्लाई नहीं है। दिस इज द ओनली केस वेयर इट अप्लाई। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। ये एक घर है जिसमें नीचे लैंडलॉर्ड रहता है, ऊपर टेनेंट रहता है, रेंट फिक्स कर रखा है 20,000। ठीक है, अब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को स्यू किया, सॉरी टेनेंट जो है वो रेंट पे नहीं कर रहा है, 4 महीने हो गए। लैंडलॉर्ड को बहुत गुस्सा आया, उसने काफी बार मांगा बट टेनेंट तो दे ही नहीं रहा, तो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को स्यू कर दिया। एक तो वो मांग रहा है 4 मंथ्स का रेंट विच इज 80,000, प्लस वो कह रहा है कि इसने दीवारें वगैरह खराब कर दी है मेरे घर की, और वुडन फ्लोरिंग वगैरह भी खराब कर दिया है, तो जज साहब मुझे उसके भी डैमेजेस चाहिए, जो भी आपको केस में सही लगे वो मुझे वो भी अवार्ड हो जाए। सो विल दिस मैटर फॉल अंडर ऑर्डर 37? Landlord wants 80,000 rupees rent plus he wants damages for whatever harm has been caused to his floor. Will he get, is this a matter of summary procedure? और स्टूडेंट आप लोग भी बताओ। $80,000 is fine, but damages क्या कोर्ट को असेस करने पड़ेंगे? असेस करने पड़ेंगे। This is not a summary suit. Fixed sum, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, so it has to be a fixed sum. अगर वो 80,000 मांगता है और डैमेजेस मांगता है तो डैमेजेस असेस्ड नहीं है, तो वो नहीं मिलेगा उसको। पर हाँ, अगर सपोज दूसरा केस आपको देती हूँ, सपोज मैं कहीं पे जॉब करती हूँ इन अ कोचिंग और मेरे को सैलरी नहीं दी, हाँ जी नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी फिक्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैं कहीं पे कोचिंग में जॉब करती हूँ, ठीक है, मैं एक XYZ कोचिंग में जॉब करती हूँ, और वहां पे जो ओनर है, आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली विद हिम बिकॉज ही हैज बीन माय स्कूल फ्रेंड आल्सो। अब क्या हुआ, उसने मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं दी, तो मैंने बोला ये कोई मतलब थोड़ी है, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, सैलरी अपनी जगह है। तो उसने कहा नहीं अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत ही क्रंच में हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी 50,000। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैंने उसको 50,000 दे दिए और उसको मेरी सैलरी भी देनी है, पर 4 मंथ्स हो गए उसने मेरी सैलरी भी नहीं दी और वो मेरे 50,000 भी नहीं दे रहा। तो अब मैंने उसको स्यू किया वेयर इन आई वॉन्ट 4 मंथ्स सैलरी, जो सपोज बनती है 1 लाख रुपीज, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट वन मोर थिंग 50,000, दैट इज अ डेट विच यू टुक फ्रॉम मी। अभी भी मैं 2 चीजें मांग रही हूँ इस क्लेम, इस सूट में। इज दिस अ मनी सूट? मेरे दोनों क्लेम्स फिक्स्ड है, मेरी सैलरी का भी और मेरा डेट भी। ये नहीं कि 2 मैटर्स आते ही वो मनी सूट नहीं हो सकता है 2 मैटर्स में भी मनी सूट रहे, बट इट हैज टू बी अ फिक्स सम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, सपोज इस केस में लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के ऊपर 2 केसेस फाइल करे होते, एक तो मेरा 4 मंथ्स का रेंट दो विच इज 80,000 रुपीज प्लस एविक्शन, आप घर में तोड़फोड़ कर रहे हो, आप सही से नहीं रह रहे, तो ये घर खाली करो, ठीक है।
तो जो ये रेंट के लिए और एविक्शन दोनों उसने क्लेम्स करे हैं, इज दिस अ मनी सूट? हाँ, इज दिस अ मनी सूट? Is eviction a money matter? That is not at all money suit. इतना पार्ट कैन बी मनी सूट, बट एविक्शन के लिए तो अलग सूट चलेगा. एविक्शन में तो कोर्ट क्या क्या देखेगी कि उसने बोनाफाइड यूज करा है कि नहीं करा है, सब कुछ. तो मनी सूट तो सॉरी समरी प्रोसीजर तो वैसे भी सिर्फ मनी सूट पे होता है. तो 40,000 तक तो इट्स मनी सूट, बट इट कांट बी क्लब्ड विद एविक्शन वाला. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये वर्ड ओनली. Suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand, fixed demand. So it has to be something related to money, and that to a fixed amount of money. मैंने दो मनी क्लेम्स को मर्ज कर दिया था. एक तो 50,000 रुपए मेरा डेट और 4 महीने की सैलरी, वो चलेगा. बट अगर मैं बोलती एक तो 4 महीने की सैलरी प्लस मुझे जो मेंटली हैरेसमेंट हुई है तुम्हारे साथ, उसका भी जो कोर्ट सही समझे वो कॉम्पनसेशन, वो नहीं चलेगा. क्लियर टू एवरीबॉडी? पक्का? सो समरी प्रोसीजर कौन से केसेस में जाता है? मनी सूट्स. मनी हैज टू बी अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी. कैन यू पुट टू क्लेम्स इन मनी सूट? Yes, provided they are both fixed sum of money. It can't be something else like eviction. पक्का? क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम किस केसेस में समरी सूट फाइल करते हैं, तभी तो हम देखेंगे क्विक कहाँ से होगा प्रोसीजर. और इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्यों ट्रेड एंड कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीजों की वजह से पेमेंट्स ना रुके, जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाए मैटर, इसलिए समरी प्रोसीजर आया. ठीक है. तो आई होप एवरीबडी इज गुड टिल नाउ. इसमें ना एक और क्लॉज ऐड हुआ है जहां पे आप समरी प्रोसीजर में जा सकते हो. मेरी इसमें नहीं है. आपके पास किसी के पास अमेंडेड बेयर एक्ट है? इसमें एक और क्लॉज होगा, एक बार प्लीज रीड आउट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप देखो, ये बेयर एक्ट में नहीं है, वो अभी पढ़ो आप एक बार. हाँ, रिसीवेबल नीचे दे रखा होगा, इंसर्टेड इन 2011 बाय फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, दे रखा है ना. सो एक और केस होता है मनी सूट में, फोर्थ पॉइंट. एक लॉ से एक पॉइंट ऐड हुआ था which is not at all important for you. It has got something to do with company law etc. आप उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हो, बट बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए it was my duty to tell you, but this is not at all relevant. तो हमारे ये ही केसेस है. एक बार हम फिर से पढ़ेंगे इसको स्टार्टिंग से, and then I'll move to the next part of it. Okay, so let's read it. This order 37, applies to the following classes of suits, not to all suits, but to just these category of suits. Number one, suits upon bill of exchange, hundies and promissory note. जहाँ पे आपकी चेक वगैरह के केस है, आपको पेमेंट लेनी है. Suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand in money payable by the defendant with or without interest arising on a written contract. आप उससे पैसा मांग रहे हो या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, or on the basis of an enactment where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money or in the nature of debt other than penalty, or on a guarantee where the claim against the principal is in respect of debt or liquidated demand only. Clear to all? ठीक है. So this is the subject matter of summary procedure. कभी भी नहीं भूलोगे, it has to be a money suit and that too a fixed sum of money. It can be damages also, provided the damages were written down. Okay. Online students, please tell me, are you also good? Ma'am, what if the damages claimed in defamation suit is fixed? Then will it be a money suit?
डेफेमेशन में डैमेजेस फिक्स नहीं हो सकते, वो एंटी पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। सपोज एक डायरेक्टर करीना कपूर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले मूवी का कि तुम मेरी मूवी में एक्ट करोगी, कल को अगर मेरी मूवी फ्लॉप हो गई तो हो सकता है मैं तुम्हें डिफेम कर दूं, तुम बोल दो तुम तो बहुत लेजी थी, और अगर मैंने ऐसा करा तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगा। विल इट वर्क? नहीं ना। सो डेफेमेशन में डैमेजेस फिक्स नहीं हो सकते। ओके, डैमेजेस फिक्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स में, बट इसमें डैमेजेस फिक्स हो सकते हैं। मैं और आप कर ले नर्वस शॉक में डैमेजेस फिक्स, कल को मैं आपसे ऐसी कोई बात कर दूं जिससे आपको नर्वस शॉक लग जाए तो मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगी, चलेगा? तो जो डैमेजेस होते हैं वो इन मैटर्स में फिक्स नहीं हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स में फिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कोचिंग का, हम पहले से फिक्स कर ले कल को अगर आपने फी नहीं दी टाइम पे तो आपको 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, अगर मैंने आपकी 1 मंथ तक क्लास नहीं ली तो मैं आपको 5,000 दूंगी। यहाँ तो फिक्स हो सकते हैं पर डेफर्मेशन में नहीं हो सकते। ठीक है, ऑलराइट। नहीं, वो ना फिक्स नहीं होते। जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर हमारी कार से किसी को भी लग जाए और उसकी डेथ हो जाए तो उसको आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी गलती हो ना हो। अगर आपकी कार से किसी को हिट होके डेथ हो गई तो आपको उसको 50,000 देने ही है, और अगर उसकी डिसेबलमेंट हो गई तो आपको 25,000 देने ही है, चाहे आपकी गलती हो ना हो। इट इज समथिंग यू हैव टू पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हम पढ़ते हैं। तो जब वर्कर्स कॉम्पनसेशन होता है वहां पे अगर ये कर दें कि अगर वर्कर को जल के कुछ हो गया तो हम इतना पैसा देंगे, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वो एक नेग्लिजेंस का अगर केस होगा तो आप टॉर्ट्स में डैमेजेस फिक्स कर ही नहीं सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस फिक्स करते हो। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जब हम उसमें सेक्शन 72 पढ़ेंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैमेजेस, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों तरह के हो सकते हैं, फिक्स नॉट फिक्स्ड, बट टॉर्ट्स में कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकते। इट वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कि आप टॉर्ट्स में पहले से कॉम्पनसेशन फिक्स करते हैं। ठीक है, ओके। आप कुछ बोल रहे थे? अगर तो हमारी बिल्कुल गलती नहीं थी, 0%, वही सामने आके पर्सन आ गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, डिसेबलमेंट हो गई, तो हमें पैसा तब तो देना ही है, पर उसके अलावा हमें एडिशनल कुछ और नहीं देना क्योंकि हमारी गलती नहीं थी। पर वो जो फिक्स सम है मोटर व्हीकल्स एक्ट में, वो हमें पे करना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप लोग मुझे बताओ, ये तो हमें पता चल गया समरी प्रोसीजर कौन से केसेस में लगता है। इसको समरी करने के लिए क्या करें? कहाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है जहां पे टाइम बचाएं? Where do we spend a lot of time in the court that we want to spend our time there? हाँ, मैं तो आप पढ़ा तो सब कुछ दूंगी। हाँ, अच्छा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, अब डू यू नो दिस, मुझे एक बात बताओ आप लोग कॉमन सेंस से, अगर केस 100 जा रहे हैं कोर्ट में तो आपको क्या लगता है कितने फॉल्स केसेस होते होंगे और कितने जेन्युइन होते होंगे? एक ऐसे बॉल पार्क फिगर, रफ फिगर, 100 में से कितने केसेस आपको लगता है फॉल्स होते होंगे? 60 जेन्युइन होते होंगे, 40% फॉल्स होते होंगे। 40 ज्यादा नहीं है? 80-20 और मे बी 90-10। ज्यादातर लोग तो केस तभी करते हैं जब उनका कोई जेन्युइन केस होता है, ऐसे तो हार्डली होते हैं, वरना उनको भी तो अपना कितना पैसा वगैरह लगाना पड़ेगा। वो अनफॉर्चुनेटली इतने फेक केसेस हम सुनने लग गए हैं कि हमारा माइंडसेट उस तरह का बन गया कि हम 60-40 भी सोच सकते हैं, 50-50 भी। हमारी गलती नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं, बट प्रैक्टिकली देखो तो आपको नहीं लगता है 90-10 का रेशियो होगा या 80-20? ठीक है, तो 80% केसेस जेन्युइन जाते हैं सपोज मान लेते हैं, और 20% फेक आते हैं। उन 80% जेन्युइन केसेस में भी
आपको लगता है 5% केसेस में भी डिफेंडेंट अपनी गलती मानता होगा? क्या चूज करते हैं लोग? हम तो फाइट करेंगे। पता है उसको मेरा लोन देना है 3 लाख रुपए का, फिर भी आपको लगता है काश बोलेगा हाँ मैडम का लोन देना है, वो बोलेगा नहीं मैं तो केस फाइट करूंगा, है ना? तो सबसे ज्यादा डिले होता है क्योंकि डिफेंडेंट्स बहुत ज्यादा केसेस को परस्यू करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, राइट? आप मेरी स्टोरी का फ्लो समझ रहे हो? तो केसेस ज्यादातर जेन्युइन होते हैं, बट उसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि कोई अपनी गलती मानने को तैयार थोड़ी होता है। तो डिफेंडेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है उनके डिफेंस में, जो उनका राइट भी है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ी उनके ऊपर सख्ती कर देते हैं जिससे मामला क्विकली हो जाए। अगर आप डिफेंडेंट हो और आप तो केस फाइट करोगे या आप कौन से अपनी गलती मानने वाले हो, पर अगर मुझे प्लेंटिफ का जेन्युइन केस दिख रहा है, बढ़िया केस दिख रहा है, साफ पेपर्स दिख रहे हैं, कैन आई बी अ लिटिल क्विक इन माय अप्रोच एंड बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद डिफेंडेंट? यस, क्योंकि अब जब मैं आप पढ़ाऊंगी आपको प्रोसीजर तो आपको लगेगा मैम ये तो डिफेंडेंट के साथ बहुत ही ज्यादती कर रहे हो आप, बट मैंने आपको उसका बैकग्राउंड दे दिया। I'll be a little strict with defendant while teaching summary procedure because it is the defendants who cause the maximum delay. Okay? By cooking up stories, by presenting false documents and everything. Not all defenses are fake. Most of the defenses are true also. But we need to see why we are going strict with the defendant. Okay? This is the background of the procedure I have to tell you. So, अब आप ध्यान से सुनते चलना, मैं आपको बहुत ही एक्सीलेंट टेबल बनवाऊंगी जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, राइट? तो स्टूडेंट्स, मैं अपना और आकाश की स्टोरी लेके चलती हूँ, ठीक है? सो I gave a loan of 3 lakh rupees to my friend Akash through NEFT. सो मैंने एक बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू 3 लाख रुपीज उसको दे दिए हैं 1 नवंबर 2022 को। उसने मुझसे मांगे थे फॉर 6 months, बट अब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2023 आ गया है और वो मेरे को पेमेंट ही नहीं कर रहा है, एंड आई एम रियली अपसेट विद हिम एंड आई वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। आई कैन फाइल अ केस, एंड क्योंकि यहाँ पे मेरा एक फिक्स सम ऑफ मनी है तो मैं उस पर एक समरी सूट फाइल कर सकती, ठीक है? सो अब मैंने डिसाइड किया दैट आई विल sue आकाश and I will go for a summary suit. अब पहले तो मुझे एक छोटा सा समरी सूट अगर मैं डाल रही हूँ तो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ केस जिसमें मैटर बहुत क्विकली मूव करेगा, सो इट इज देयर आर सर्टेन थिंग्स आई हैव टू डू, ठीक है? सबसे पहले तो जो मेरा डॉक्यूमेंट होगा, जो मेरा प्लेंट होगा, जो मैं कोर्ट में फाइल करूंगी आकाश के अगेंस्ट, उसमें ये बात आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है दैट मैं ये केस ऑर्डर 37 में कर रही हूं। ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आप जब समरी सूट का डालोगे, किसी के ऊपर पेपर डॉक्यूमेंट डालोगे, प्लेन समझ लो, तो आप उसमें ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करोगे कि मैं आकाश के ऊपर ये केस कर रही हूं ऑर्डर 37, so that the judge knows he has to proceed in that direction. Are you able to understand? Suppose मेरे लॉयर ने मुझे, मैं लॉ नहीं करी हुई, मैंने तो एक वकील को जाके बताया कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त मेरे पैसे नहीं दे रहा, उन्होंने कहा ठीक है मैडम केस कर देंगे, उन्होंने समरी सूट नहीं फाइल किया, उन्होंने ऑर्डिनरी सूट फाइल किया, उन्होंने कुछ नहीं लिखा इसमें। तो अगर उन्होंने नहीं लिखा तो मैटर ऑर्डिनरी सूट की तरह प्रोसीड होगा, समरी सूट की तरह नहीं होगा। क्या फर्क है वो भी हम आगे सारा देखेंगे। तो in summary suit you have to mention specifically in the plaint that it is a summary suit under order 37. okay, ये अवर्नमेंट के बिना आपका मैटर कोर्ट समरी सूट की तरह ट्राई नहीं करेगी, और आपको ये टाइटल में भी लिखना है ऑर्डर 37। पहले बताओ ये क्लियर है सबको? एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी है बट यू हैव टू डू दैट। ओके,
दूसरी बात, आप प्लेंट में मेंशन करोगे कि मैंने ऐसा कोई भी रिलीफ नहीं मांगा है जो ऑर्डर 37 में अवेलेबल नहीं है. You have to mention it in the plaint that I am not asking for any such relief which is outside the domain of order 37. तो मैं कोई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं मांग रही हूँ डेफर्मेशन के लिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे वो मांग रही हूँ, प्रे कर रही हूँ जो ऑर्डर 37 के डोमेन में है, मतलब इट्स अ मनी सूट एंड इट्स अ फिक्स सम. दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. ठीक है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, मैं तो आपको स्टोरी की तरह सुना रही हूँ, सो यू विल हैव टू रिमेंबर इट लाइक दैट. तो जब मेरे को केस करना है और मैंने डिसाइड किया मैं क्यों ऑर्डनरी सूट फाइल करूं, मैं तो समरी सूट फाइल करूंगी जब मेरा मैटर एलिजिबल है और कितने फायदे भी हैं उसके भी आप आगे जाके देखोगे. तो मैं ये बात अपने प्लेन में मेंशन करूंगी और मैं ये भी बात मेंशन करूंगी कि मैं आपसे ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांग रही हूँ इस मैटर में जो समरी सूट के बियॉन्ड. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? पक्का? अच्छे से लेट्स रीड इट. मैं अभी ना आपको फ्रैगमेंट्स में पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा ऑर्डर एक साथ पढ़ाऊंगी. अभी जहां जहां जा रही हूँ वहां वहां पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई प्लान टू टीच इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो आ जाओ यहाँ पे. रूल 2, इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स. A suit to which this order applies may, if the plaintiff desires to proceed hereunder, be instituted by presenting a plaint which shall contain a specific averment to the effect that the suit is filed under this order. You have, पहले एक बार पढ़ लो फिर बताती हूँ. A suit to which this order applies may, if the plaintiff desires to proceed hereunder, be instituted by presenting a plaint which shall contain a specific averment to the effect that the suit is filed under this order. उसके बाद एक बार C पे आओ. The following inscription immediately below the number of the suit in the title of the suit, namely under Order 37 of Civil Procedure Code, and B, that no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint. So, आपको स्पेशली प्लेंट में ये बात लिखनी है कि ये ऑर्डर 37 में है, वो आपको मेंशन भी करना है टाइटल में, और आपको लिखना है कि मैंने ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा जो ऑर्डर 37 के बियॉन्ड. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो हम तो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले इफ आई हैव टू फाइल अ केस इन आकाश, आई विल हैव टू राइट इन माय प्लेंट it is under order 37 and I have not claimed any such relief. Right? अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मैं ये प्लेंट फाइल करूंगी तो फिर आकाश के पास नोटिस जाएगा कि ऐसे ऐसे आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है. तो आप आगे जाके पढ़ोगे, समन्स इशू होंगे उसको कि आपको भी आना है, अपनी बात कहनी है. यहाँ पे समन्स स्पेशल होते हैं, समरी सूट में जो समन्स होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं. तो आई विल हैव टू अप्लाई फॉर दोज समन्स. वो क्या स्पेशल होता है भी आपको 1 मिनट बाद बताऊंगी. तो आई विल हैव टू अप्लाई फॉर समन्स फॉर अपीयरेंस. तो बस नाम होता है समन्स फॉर अपीयरेंस. क्या होता है अभी बताती हूँ. तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना प्लेंट फाइल करना है. प्लेंट में मुझे वो 2 बातें स्पेशल लिखनी है और मुझे वो स्पेशल समन्स अप्लाई करने हैं विच इज समन्स फॉर अपीयरेंस. अगर आपको यहां तक क्लियर है तो अब हम अपना एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट करें. बट इज एवरीबडी गुड टिल हियर? पक्का? आप इसको भी देख लो. द समन्स ऑफ द सूट shall be in form 4 in appendix B or in such other form as may from time to time be prescribed. कुछ ये वाली बात आपको नहीं देखनी कि फॉर्म नंबर 4 क्या है या whatever, बस यहाँ पे एक स्पेशल समन्स होते हैं. उनमें क्या स्पेशल होता है अभी आपको बताऊं. तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे समरी प्रोसीजर में पहला स्टेप क्या होता है. सबसे पहले तो हम प्लेंट फाइल करेंगे, उसमें क्या स्पेशल है हमें मेंशन करना है स्पेसिफिकली कि ये सूट हमने कहां फाइल करा है, ऑर्डर 37 में. और दूसरी बात क्या मेंशन करनी है, नो सच रिलीफ हैज बीन क्लेम्ड व्हिच इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ दिस प्रोविजन. और हमें क्या अप्लाई करने हैं, स्पेशल समन्स. यहां तक क्लियर है? यहां पे मेरा पार्ट ओवर हो गया. अब आकाश के पास वो समन्स गए जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे ऊपर एक समरी सूट फाइल हुआ है. उसके साथ कैसे अप्रोच रखनी है अब डिफेंडेंट के साथ, स्ट्रिक्ट.
समरी सूट में वी आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट विद द डिफेंडेंट, वी विल नॉट अलाउ हिम टू वेस्ट आवर टाइम। तो मैंने आकाश के ऊपर केस फाइल कर दिया है, प्लेंट में मैंने मेंशन कर दिया है जो मुझे मेंशन करना था, और मैंने उसको भेज दिए हैं समन्स फॉर अपीयरेंस। ठीक है, अब यहां से सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। अब जो डिफेंडेंट है, जब उसे वो समन्स मिलेंगे, he has to enter appearance within 10 days. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुनते चलो, सब बताऊंगी आपको एक एक करके। ठीक है, तो अब जब आकाश को समन्स मिलेंगे, समन्स फॉर अपीयरेंस, समन्स फॉर अपीयरेंस का मतलब किस चीज के लिए समन्स भेजेगा ये? अपीयर। ओके, अपीयर। So he has to enter an appearance within 10 days. Right? वो नहीं करेगा तो क्या होगा वो सब देखेंगे। मैं अगर प्लेन पे मेंशन नहीं करूंगी तो क्या होगा वो सब देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो क्या होगा वो सब आगे देखेंगे। So when the defendant gets summons for appearance, he has to enter an appearance within 10 days. Very very important for prelims. कितने दिन के अंदर अंदर अपीयरेंस होनी चाहिए? 10 डेज। ओके, वो अपीयरेंस पर्सनली भी हो सकती है उसकी, और इट कैन बी थ्रू इवन अ प्लीडर। ठीक है, तो आकाश अपीयर हुआ विद इन 10 डेज, वो मुझे नोटिस भेजेगा कि मैं अपीयर हो गया हूं। ही विल हैव टू टेल मी, या मेरे प्लीडर को, कि देखो मैं अपीयर हो गया हूं। ही विल हैव टू नोटिफाई अस, और वो कोर्ट में एक एड्रेस देगा जहां पे उसको फर्दर सारे समन्स की सर्विस की जाए। ऐसे तो कोर्ट के पास एड्रेस ऑलरेडी था ही, जिसके बेसिस पे उसके पास समन्स फॉर अपीयरेंस गए थे, बट यहाँ पे फिर से वो बोलेगा यही एड्रेस है, या कोई और एड्रेस बताएगा जहां पे उसको फर्दर सारे समन्स भेजे जाए। ठीक है, तो जब डिफेंडेंट के पास समन्स फॉर अपीयरेंस जाते हैं तो डिफेंडेंट को विद इन 10 डेज अपीयर होना है, या तो पर्सनली या प्लीडर के थ्रू। अगर वो अपीयर होता है तो फिर वो इस बात का नोटिस प्लेंटिफ को भी भेजेगा कि मैं अपीयर हो गया हूं, और वो कोर्ट में एक एड्रेस देगा जिसमें उसको मैटर में आगे सारे समन्स भेजे जाए। वैसे तो उसने एड्रेस पहले भी दे रखा होगा, मतलब मैंने दिया होगा काश का कोई एड्रेस जिसके बेसिस पे उसको समन्स गए होंगे, पर अब आकाश अपना एड्रेस खुद देगा कि इस एड्रेस पे मुझे सारे समन्स। यहाँ पे उसका रोल खत्म, अब वापस मेरे ऊपर आ गई बात। पहले बताओ, समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप? बहुत ही इजी है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। ये सारी चीजें कि मैंने अगर प्लेंट में अवर्नमेंट नहीं की तो क्या होगा, वो नहीं आया तो क्या होगा, वो सब देखेंगे। अभी हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पढ़ रहे हैं जो होना चाहिए। ठीक है, अब वो अपीयर हो गया। नाउ आई हैव टू टेक अ स्टेप। अब मैं भेजूंगी आकाश को एक और समन्स, दैट इज समन्स फॉर जजमेंट। पहले मैंने उसको समन्स किस चीज के लिए देते हैं? आके अपीयर हो। अब जो समन्स है वो है जजमेंट आके लो तुम। जब मैं उसको समन्स फॉर जजमेंट भेजूंगी, उसमें मेरे को एफिडेविट पे लिख के देना है क्या मेरा क्लेम है तुम्हारे खिलाफ, कितना मैं अमाउंट मांग रही हूं तुमसे। मैं इसको कॉज ऑफ एक्शन लिखती हूं, और मैं यही मानती हूं कि तुम्हारे पास कोई डिफेंस नहीं है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स ये बात। अब जब डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है तो अब प्लेंटिफ उसको भेजता है समन्स फॉर जजमेंट, दैट यू कम एंड टेक द जजमेंट इन द केस। पर समन्स फॉर जजमेंट के साथ में मुझे एक एफिडेविट अटैच करना होता है, जिसमें मैं एग्जैक्ट लिख के दूंगी कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन क्यों अराइज हुआ। मैं लिख के दूंगी मैंने तुम्हें लोन दिया था इस डेट पे, ये रही उसकी कॉपी, फिर मैंने तुमसे इस डेट डिमांड की थी, ये रही व्हाट्सएप की कॉपी, तुमने नहीं दिया तो इसलिए मैं केस फाइल कर दी। मैं कॉज ऑफ एक्शन दिखाऊंगी,
मैं प्रिसाइजली स्टेट करूंगी कि मैं तुमसे कितना अमाउंट मांग रही हूँ, 3 लाख रुपए प्लस इतना इंटरेस्ट जो बनता है, तो अपनी प्रिसाइज अमाउंट क्लेम करूंगी और मैं साथ में लिखूंगी कि मेरे नजरों में तुम्हारे पास कोई डिफेंस नहीं है क्योंकि तुमने मेरा पैसा ही नहीं दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आपको पता हो तो एफिडेविट में आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप एफिडेविट में झूठ बोलते हो तो उसके लिए सजा होती है। एफिडेविट की लीगल वैल्यू होती है। इफ यू लाई इन योर एफिडेविट देन देयर कैन बी पनिशमेंट आल्सो फॉर पर्जरी अंडर आईपीसी। तो अब आकाश अपियर हो गया तो मैं समन्स फॉर जजमेंट भेजूंगी और साथ में मैं अपना एफिडेविट अटैच करूंगी जिसमें मैं लिखूंगी ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, ये मुझे तुमसे अमाउंट चाहिए और मेरी नजरों में तुम्हारे पास कोई डिफेंस नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एफिडेविट पे लिखवा के मेरे ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं कि झूठा केस मत फाइल करना। हाँ जी, लीगल नोटिस वो सब तो अगर आपने सूट नहीं फाइल किया उससे पहले की स्टेजेस है। अब हम सीपीसी में आ गए हैं तो हमने सूट तो फाइल कर ही दिया है ना उसके ऊपर, तो लीगल नोटिस वगैरह तो पहले की स्टेजेस हो गई। ठीक है, पहले बताओ यहां तक भी क्लियर है सबको? सो फर्स्ट स्टेज थी मेरे को उसको प्लेन भेजना था, प्लेन पे मुझे कुछ बातें मेंशन करनी थी और बोला था अपियर हो जा। वो अपियर हो गया, उसने मुझे बता दिया मैं अपियर हो गया हूँ, तो अब मैं उसको समन्स फॉर जजमेंट भेजूंगी, उसको बताऊंगी ये तेरे ऊपर केस है, राइट? अब उसको क्या करना होगा आप बताओ, कॉमन सेंस। मैंने उसको क्या भेजा है, समन्स फॉर जजमेंट, और मैंने उसको बता दिया ये तुम्हारे ऊपर केस है। नाउ व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू कम, ही हैज टू फाइट दैट केस। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां से सबसे स्पेशल पॉइंट स्टार्ट होता है समरी सूट का। ओके, नाउ विद इन 10 डेज, अगेन सेम, समन्स फॉर अपीयरेंस के 10 डेज में आना होता है और समन्स फॉर जजमेंट के 10 डेज में कुछ करना होता है। वो क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, अगर आपने मेरे ऊपर एक केस फाइल करा है, सपोज आपने मेरे ऊपर केस फाइल किया डेफेमेशन का कि मैंने आपको डिफेम किया था, डू आई हैव अ राइट टू गो एंड टेल द कोर्ट माई साइड ऑफ स्टोरी? क्या मैं अपनी कहानी कोर्ट को बता सकती हूँ जज साहब झूठ बोल रहे, मैंने कोई डिफेम नहीं किया? सो डू आई हैव अ राइट, डू आई हैव ऑडियंस इन द कोर्ट, कैन आई गो एंड टेल माई स्टोरी टू द कोर्ट? Of course, yes. Audio alterum partum, principle of natural justice. Every person has a right to be heard. तो अगर आप मुझ में कोई, आपने मुझ में केस किया कि सपोज मैंने आपके प्रॉपर्टी में इलीगल पोजेशन कर रखी है, तो मैंने बोला इलीगल पोजेशन, ये तो मुझे विल से मिली है प्रॉपर्टी, सो आई हैव अ राइट टू गो एंड टेल माई साइड ऑफ स्टोरी। ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट टू डिफेंड द केस अगेंस्ट यू, है ना? आपने मुझ पे थेफ्ट का केस कर दिया तो मैं भी तो कोर्ट को जाके अपनी बात बताऊंगी। तो हर केस में द डिफेंडेंट हैज अ राइट टू डिफेंड द सूट, नॉट इन समरी सूट। ओके, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। इन एवरी केस अगर हम पे कोई केस फाइल कर रहा है तो हम भी तो अपना केस सामने रखेंगे जाके, वी हैव अ राइट टू डिफेंड द केस, वील टेल आवर साइड ऑफ स्टोरी, बट दिस इज वेयर द समरी सूट डिफर्स। Within 10 days, the defendant will have to apply for, ध्यान से सुनना, leave to defend. अब डिफेंडेंट सीधा अपने डिफेंस पे नहीं आ जाएगा समरी सूट में, डिफेंडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा कि जज साहब प्लीज गिव मी परमिशन टू डिफेंड दिस सूट। लीव मीन्स परमिशन। दिस इज वेयर summary suit differs from ordinary suit. In ordinary suit, the defendant has a right to defend the suit. But in summary suit, he will have to apply to the court that please allow me to defend this. Okay? इसका क्या रियल मतलब है भी बहुत डिटेल में बताऊंगी, इस पे क्लासिकल जजमेंट है जो सेम टू सेम क्वेश्चन हर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में आ जाता है कि बताओ समरी सूट में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं या उस केस में क्या बोला गया था, मैं भी आपको बताऊंगी। तो प्लीज ध्यान से सुनो, यहां से बेसिक डिफरेंस स्टार्ट होता है। जनरली अगर मुझ पे कोई केस फाइल हुआ है, मैं जाके अपनी बात कहूंगी, आई हैव अ राइट टू डिफेंड द सूट, बट इन समरी सूट द डिफेंडेंट डज नॉट हैव द राइट। आफ्टर ही गेट्स समन्स फॉर जजमेंट, within 10 days he has to apply to the court and he has to tell the court that judge sir please allow me to defend this.
Okay, so he has to apply for leave to defend. Okay, अच्छा, जब वो एप्लीकेशन दे रहा है कि जज साहब प्लीज अलाउ मी टू लीव, अलाउ मी टू डिफेंड द सूट, तो जजेस की ये पावर डिस्क्रिशनरी है या जज बाउंड है लीव देने के लिए? आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो कोर्ट देखेगा कि आपको लीव देनी है कि नहीं। कोर्ट क्या क्या देखेगा अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले बताओ यहां तक क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टेप हम प्लेन डालेंगे बता के कि हम ऑर्डर 37 में डाल रहे हैं और हम समन्स फॉर अपीयरेंस मांगेंगे। 10 दिन के अंदर वो अपीयर होगा और अपीयर होके वो हमें बताएगा मैं अपीयर हो गया हूं, और वो अपना एक एड्रेस देगा कि सारे समन्स यहाँ पे आए। अब हम उसमें समन्स फॉर जजमेंट डालेंगे और उसको एफिडेविट में लिख के देंगे तुमसे ये क्लेम चाहिए और इस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था और हमारी नजरों में तुम्हारा कोई डिफेंस नहीं है। वो कोर्ट में आके 10 दिन में कहेगा जज साहब मेरे पास डिफेंस है, प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं अपना डिफेंस सामने रख सकूं, इज इक्वल टू ये ऑर्डिनरी सूट नहीं है जहां पे आप एज अ मैटर ऑफ राइट जाके डिफेंड करोगे, यहां आप कोर्ट से अप्लाई करो। ठीक है, सपोज आकाश ने कोर्ट में अप्लाई करा, ये बहुत ही डिटेल में जजमेंट में भी पढ़ना, बट अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो आकाश ने कोर्ट में अप्लाई करा कि जज साहब मुझे लीव टू डिफेंड दे दो। जज साहब ने कहा अच्छा किस बेसिस पे? तो उसने अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाया और उसने कहा जज साहब मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से उसने एंट्री दिखाई कि उसने मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपीज डिपॉजिट कर। ठीक है, तो वो जज को दिखाना चाहता है कि इस एंट्री के बेसिस पे मैंने तो पैसे वापस कर दिए, व्हाई इज शी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी? तो जज सीज दैट एंट्री, हो सकता है वो एंट्री किसी और चीज की हो या भी वो सब भूल जाओ, बट जज को लगा हाँ एक एंट्री तो है 3 लाख रुपीज की मैडम के अकाउंट में, तो जज को लगा ही शुड गेट अ लीव टू डिफेंड, लेट मी सी व्हाट ही हैज टू ऑफर। तो जज को लगा बिल्कुल इसको सुनना बनता है, तो जज ने दे दी लीव टू डिफेंड। जज ने बोला ओके यू कैन फाइट दिस केस। दूसरा केस है उसने बोला जज साहब प्लीज अलॉट मी लीव टू डिफेंड। तो जज ने कहा किस बेसिस पे? तुम्हारे पास कुछ एंट्री है कि तुमने पैसे वापस करे हैं? तो वो कहता नहीं मेरे पास कोई एंट्री तो नहीं है जज साहब, मेरा तो बैंक अकाउंट ही बंद हो गया था, ये वो, ही इज पुटिंग हिज बहाना। जज को लगा ही इज वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट, सीधी सी बात है अगर आपने लोन दिया था तो आपके पास एंट्री होनी चाहिए, यू डोंट हैव द एंट्री, आई एम नॉट गिविंग यू द लीव टू डिफेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे, जज कब देते हैं लीव टू डिफेंड, कब नहीं देते, क्या क्या ग्राउंड्स रहते हैं, दैट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ। बट अभी बस मैंने आपको बता दिया ही विल हैव टू अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड। ठीक है, 2 सिनेरियोज है, लीव टू डिफेंड ग्रांटेड और इट इज नॉट ग्रांटेड, यही हो सकता है। और ये पूरी की पूरी डिस्क्रिशन किसकी है? कोर्ट की। सो डिस्क्रिशन lies with the court। ये मैंने आपको सब बिल्कुल रूडिमेंट्री टेबल बता रही हूँ, फिर इसको बहुत ही डिटेल में उसने ये किया तो ये हुआ, वो किया तो वो हुआ, वो तब बनाएंगे। अब तो 2 सिनेरियोज है, जज ने लीव ग्रांट कर दी कि ठीक है आप सूट अपना डिफेंड कर सकते हो, और दूसरा अगर लीव नहीं ग्रांट की तो। पहले तो बात करते हैं लीव नहीं ग्रांट की, जज को लगा ही नहीं कि डिफेंडेंट के पास कुछ बोलने के लिए है, लीव नहीं ग्रांट करी तो क्या होगा? लीव नहीं दिया, अगर आकाश को बोलते नहीं आप नहीं ये केस फाइट कर सकते, तो ऑटोमेटिकली किसके फेवर में डिसीजन आ गया? मेरे फेवर में डिसीजन आ गया। वो मेरे फेवर में डिसीजन आ गया। आपने कभी सुना है एक्स पार्टी? एक्स पार्टी जिसमें एक पार्टी को सुना ही नहीं जाता, तो लिटरली आकाश को सुना ही नहीं और मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया, एक्स पार्टी डिसीजन मेरे फेवर में आ गया, मैम ये तो बहुत गलत हुआ, ये वो सब पढ़ेंगे, अपील हो सकती है कि नहीं, इस पे अब क्या होगा वो सब पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया जज ने उसको लीव ही नहीं दी, उसको अलाउ ही नहीं करा, और फिर अगर उसको अलाउ नहीं करा तो मतलब मेरे फेवर में डिसीजन आ गया। दूसरा उसको लीव ग्रांट कर दी, अगर उसको लीव ग्रांट कर दी तो क्या होगा? नाउ इट विल प्रोसीड एज एन ऑर्डिनरी सूट। अगर अब उसको लीव ही दे दी, उसको बोल दे ठीक है आप अपना मैटर डिफेंड करो, तो वो ऑर्डिनरी सूट की तरह प्रोसीड करेगा।
ठीक है, ये रूडिमेंट्री, ये स्टार्ट है प्रोसीजर का। फिर हम जब ये प्रोसीजर समझ जाएंगे तो हम आगे सब समझ सकते हैं, ये हुआ तो वो होगा, वो हुआ तो ये होगा। ठीक है, सो सारी सबसे स्पेशल बात समरी प्रोसीजर की ये है, यू डोंट हैव द राइट टू डिफेंड दिस. It totally depends upon the discretion of the court whether to allow you or not. And if not allowed, the other party will get ex parte decree. If allowed, then जैसे normal suits चलते हैं, वो अपने evidences लेके आएगा, वो अपने evidences लेके आएगा, witnesses आएंगे, दोनों को court सुनेगी और decision देगी, फिर तो ordinary suit की तरह ही matter चलेगा. But summary कहाँ बच गया सारा time इस चीज में बच गया कि अगर हमें लगता है डिफेंडेंट के पास कोई क्लेम ही नहीं है तो अलाउ ही मत करो, सीधा मैटर डिसाइड. आर यू गेटिंग इट सबको? मतलब ये आप मानो मैंने आपको 20% ऑफ द टेबल बता दी, अब इसमें हम एडिशंस करते जाएंगे. बट पहले आप मुझे एक बार पूरा प्रोसीजर खुद बताओगे. अगर मुझे एक किसी पे समरी प्रोसीजर डालना है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने से, तो मुझे क्या करना होगा? प्लेन फाइल करना होगा. मतलब मुझे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा, उसमें मैं मेंशन करूंगी ये ऑर्डर 37 में मेरा और कोई क्लेम नहीं है. ठीक है, और मुझे इसके लिए एक समन्स चाहिए होंगे. कौन से? समन्स फॉर अपीयरेंस. तो मैंने प्लेन दे दिया, मैंने समन्स फॉर अपीयरेंस दे दिए. अब सामने वाली पार्टी क्या करेगी? विद इन 10 days अपीयर होगी. अपीयर होके नोटिस देगी कि मैं अपीयर हो गया हूं, और अपना एक एड्रेस कि मेरे को अब सारे समन्स इस पे भेजना. ठीक है, और आ गया हमारे पास उसकी तरफ से नोटिस कि हाँ आकाश अपीयर हो गया. अब हम क्या करेंगे? हम उसको भेजेंगे समन्स फॉर जजमेंट. उसमें क्या लिखा होगा? एफिडेविट होगा उसमें, हाँ, कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, क्या अमाउंट मांग रहे हैं हम, और हमारे हिसाब से आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं है. ठीक है, अब आकाश के पास वो चला गया, अब उसको क्या करना होगा? विद इन 10 days ही हैज टू apply for leave to defend. This is where summary procedure is special because you do not have the right to defend the suit. Rather, you have to request it to the court. कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन देखे, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट देखेगी लीव देनी है नहीं देनी. अभी सब पढ़ेंगे कौन से ग्राउंड्स पे मिलती है कब नहीं मिलती. लीव दे दी अगर तो सूट चलेगा ऑर्डिनरी मैटर की तरह. लीव नहीं दी तो मतलब आपको अलाउ ही नहीं करा, मतलब प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड कर दिया, मतलब उसको एक्स पार्टी डिग्री मिल गई, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, वो सब आगे दे. यहाँ तक प्रोसीजर क्लियर है सबको? राइट, अभी मैं आपको बैरक से कुछ नहीं पढ़वा रही. अब हम देखेंगे इस तरह से कि मैंने उसको समन्स फॉर अपीयरेंस दे दिया, उसको 10 दिन में आना था, वो आया ही नहीं, तो क्या होगा? या मैंने उसको समन्स फॉर जजमेंट दे दिए, उसको 10 दिन में लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करना था, उसने किया ही नहीं, तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू रीड लाइक. बट दिस बेसिक प्रोसीजर इज क्लियर टू ऑल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी बताओ, आपको बेसिक प्रोसीजर क्लियर है यहाँ तक? कहाँ पे पूछ रहे हो आप कि वाई वर्ड मे इज यूज्ड? सॉरी आई मिस्ड इट. पहले बताओ, जो मैंने अभी तक आपको प्रोसीजर बताया है वो क्लियर है? अभी मेरे बिल्कुल भी फोकस आपको बैरक पढ़ाना नहीं है. बैरक तो आपको ऐसे समझ आएगी अगर आपको अपना प्रोसीजर पता है. एवरीथिंग इज परफेक्ट. तो स्टूडेंट्स अब इस प्रोसीजर को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं. तो सबसे पहले प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के लिए प्लेंट फाइल किया जिसमें उसने सारी चीजें मेंशन करी, और उसने दिया नोटिस फॉर समन्स फॉर अपीयरेंस. ठीक है, अब डिफेंडेंट को आइडियली विद इन 10 days he has to make an appearance either in person or through pleader and he has to give notice of appearance to the plaintiff. He has to give his address for further summons. This is what he should be doing ideally. But suppose defendant does not appear
within 10 days. हम अब वो भी करके चलते रहेंगे टेबल में ही कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. तो आइडियली उसको 10 दिन में अपीयर हो जाना चाहिए. सपोज वो अपीयर नहीं होता तो क्या करना है? He does not appear. क्या करना है? प्लेंटिफ का क्लेम अलाउ कर दे. तो ऑर्डर 37 में दे रखा है अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता 10 दिन में नोटिस समन्स फॉर अपीयरेंस के बाद, सो प्लेंटिफ्स क्लेम इन हिज प्लेंट विल बी अलाउड. हम मान लेंगे जो उसने अपने प्लेंट में लिखा था सब सच है एंड ही विल बी एंटाइटल्ड टू जजमेंट. आकाश को 10 डेज में अपीयर होना था. अगर वो अपीयर नहीं हुआ तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि मैंने अपने प्लेंट में जो जो लिखा था कि इसको मेरे 3 लाख रुपीस देने हैं, मैंने उस दिन डिमांड की, उसने नहीं दिया, वो सब कुछ सच है और मेरे फेवर में जजमेंट आ जाए. एक तरह से एक्स पार्टी डिक्री मिल जाएगी. वेरी स्ट्रिंजेंट, राइट? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? तो अगर 10 डेज में अपीयरेंस नहीं हुई तो कोर्ट मान लेगी प्लेंटिफ के प्लेंट में सारे क्लेम सच है और उसको डिक्री मिल जाएगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आइडियली अब अगर वो 10 दिन में अपीयर हो गया तो अब प्लेंटिफ को क्या करना होता है? प्लेंटिफ को देने होते हैं समन्स फॉर जजमेंट, राइट? जिसमें वो एफिडेविट अटैच करेगा और जिसमें वो 3 बातें लिखेगा. एक तो कॉज ऑफ एक्शन, उसका क्लेम और उसके बिलीफ में देयर इज नो डिफेंस, राइट? इसके बाद क्या डिफेंडेंट को क्या करना होता है? He has to within 10 days he has to apply for leave to defend. यही है. Suppose he does not apply. Defendant does not apply for leave. क्या होगा? क्या होगा? Plaintiff will be entitled to the judgment forthwith. Decree will be passed in his favor. हर तरफ डिफेंडेंट के लिए स्ट्रिंजेंट है. तो अगर उसने 10 दिन में अपीयर नहीं हुआ तो प्लेंटिफ को डिक्री मिल जाएगी. उसने 10 दिन में अप्लाई नहीं किया लीव के लिए, उसको डिक्री मिल जाएगी. अच्छा, सपोज डिफेंडेंट अप्लाइज फॉर लीव बट इट इज रिजेक्टेड. उसने अप्लाई करा भी बट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी. डिस्क्रिशन है ना कोर्ट की. अगर उसकी लीव रिजेक्ट हो गई फिर क्या होगा? Plaintiff will be entitled to the judgment forthwith. मैं सब लिखवा दूंगी आपको, अभी आपसे सुनते सुनो. हर तरफ डिफेंडेंट के लिए खतरा है. 10 दिन में अपीयर नहीं हुआ, प्लेंटिफ की डिक्री. अप्लाई नहीं किया 10 दिन में लीव के लिए, प्लेंटिफ को डिक्री मिल जाएगी. उसने अप्लाई किया था पर उसकी लीव रिफ्यूज हो गई, प्लेंटिफ को डिक्री मिल जाएगी. यहां तक भी क्लियर है सबको? ठीक है. अच्छा, एक और सिचुएशन. सपोज लीव वॉज ग्रांटेड टू हिम. हम अभी सब देखेंगे लीव कब मिलती है, कब रिफ्यूज होती है, सब देखेंगे. सपोज आकाश को लीव दे दी कि ठीक है यू कैन डिफेंड द सूट. चलो पहले उससे पहले एक चीज बताती हूँ. तो आकाश ने कोर्ट में बोला, उसने लीव के लिए अप्लाई किया और उसने बोला कि जज साहब 3 लाख में से 1 लाख रुपए मैं मान रहा हूं मुझे देने हैं, अभी बस 2 लाख मैं दे चुका हूं ऑलरेडी. मैंने केस किया उस पर 3 लाख का. वो कह रहे जज साहब 2 लाख तो मैं दे चुका हूं, आई अग्री, मुझे अभी सिर्फ 1 लाख रुपए ही देने हैं, बट 2 आई हैव ऑलरेडी गिवन टू हर. या इसको और भी सिंप्लीफाई कर देती हूँ. मैंने आकाश पे केस फाइल करा 3 लाख रुपीस का. वो कोर्ट में आके कह रहे जज साहब 3 लाख का मैटर नहीं है, 50,000 का मैटर है.
वो अग्री कर रहा है कि 50,000 रुपए मैंने उसको लोन दिए हैं, ठीक है। कोर्ट कहता है ठीक है आप लीव ले लो, लेकिन हमारी एक छोटी सी कंडीशन है, वो ये है कि पहले आप खुद मान रहे हो ना 50,000 रुपए का मैटर है, वो 50,000 रुपए जमा करा दो। आप खुद एडमिट कर रहे हो ना कि आपको मैडम के 50,000 रुपए देने हैं, तो आप लीव टू डिफेंड तो हम आपको दे देंगे 2.5 लाख रुपए के, तो उसको फाइट करना पड़ेगा मेरे साथ, बट जो आप 50 खुद ही मान रहे हो वो आप एक बार डिपॉजिट करा दो। ऐसे तो कोर्ट बोल सकती है, ठीक है। उसको लीव दे दी थी, पर उसमें कंडीशन थी कि उसको 50,000 रुपीज डिपॉजिट कराने हैं, उसने नहीं कराए, क्या होगा? Plaintiff will be entitled to the judgment. मेरी बात समझ गए? लीव उसको दे दी थी, कोर्ट ने बोला ठीक है आप केस फाइट कर लो, पर 50,000 तो आप बोल रहे हो ना कि आपने मैडम से लिए थे, तो वो 50,000 रुपए पहले आप कोर्ट में जमा कराओ, क्योंकि वो तो हम मैडम को दिलवाएंगे, और उसने वो 50,000 रुपए नहीं जमा कराए, तो उसकी लीव भी गई, प्लस मेरे फेवर में डिग्री आ जाए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। प्लेंटिफ के फेवर में 4 केसेस में एक्स पार्टी डिग्री पास होती है, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगी कौन से वो 4 केसेस है। प्लेंटिफ के फेवर में 4 केसेस में एक्स पार्टी डिग्री आती है समरी सूट में, ट्राई करो वो 4 केसेस। फर्स्ट, जब डिफेंडेंट आया ही नहीं, 10 दिन में अपियर ही नहीं हुआ। सेकंड, उसने लीव के लिए अप्लाई नहीं करा 10 दिन में। थर्ड, अप्लाई करा रिफ्यूज हो गई। फोर्थ, ग्रांट हो गई थी बट उसने कंडीशन पूरी नहीं। बहुत ही ऑर्गेनिक है, कुछ रटना नहीं है। 10 डेज में अपियर ही नहीं हुआ, 10 डेज में उसने अप्लाई नहीं किया लीव के लिए, किया तो रिजेक्ट हो गई, मिली भी तो उसने कंडीशन पूरी। इन 4 cases in summary procedure the plaintiff gets entitled to ex parte degree. Defendant does not appear within 10 days after summons for appearance. Defendant does not apply within 10 days for leave to defend after summons for judgment. He applies for leave but leave is refused. He is granted leave with a condition and he fails to fulfill that condition. Very good Anjali, you've made a very good attempt. मैम लीव टू डिफेंड 10 डेज कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन से हमें नोटिस फॉर समन्स फॉर जजमेंट मिलेगा ना, जैसे अगर आकाश को मैंने समन्स फॉर जजमेंट भेजा आज, बट उसको 3 नवंबर को मिला, तो 3 नवंबर से 10 दिन के अंदर अंदर उसको लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करना। तो जिस दिन उसको मिलेगा ना समन्स, उस दिन से 10 दिन कैलकुलेट, मेरे भेजने से नहीं, क्योंकि मेरे भेजने में और उसको मिलने में गैप होगा ना, जिस दिन उसको मिलेंगे उस दिन से 10। ओके, अभी इसमें और भी लेयर्स है। डिफेंडेंट कहता है जज साहब मैं 10 दिन में इसलिए नहीं आ पाया, मैं तो हॉस्पिटलाइज था, तो क्या वो 10 दिन का पीरियड बढ़ा सकते हैं कि नहीं, वो सब अभी देखेंगे, बट यहां तक पिक्चर क्लियर है, राइट। अब आप लोग फिर से बताओ 4 केसेस में जहां पे डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास होती है, बताओ। अपीयरेंस नहीं हुआ, उसके बाद लीव के लिए अप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट लीव रिजेक्ट हो गई, उसने अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गई, एंड लास्ट लीव ग्रांट हो गई थी बट किसी कंडीशन के साथ, उसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी। इजी, पक्का? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन यहां तक? एक सेकेंड, 10 डेज कब से स्टार्ट होगा मैंने बता दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले बताओ आपको यहां तक क्लियर है? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब ऐसा कोई भी साल नहीं जाता जिसपे इस पे क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि ये कोर्ट्स में प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो दिस टॉपिक, और आपको मैं इतने अच्छे से करा दूंगी आपको भी भूलोगे नहीं। प्लस इसमें जो करंट जजमेंट्स आई होंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो पढ़नी मैंडेटरी होती है, उससे हमारे हराइजन वाइडन होते हैं, ठीक है। यस मैम, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो प्लेन देंगे उस पर्टिकुलर्स के साथ और समन्स फॉर अपीयरेंस देंगे, वो 10 डेज में अपीयर होगा, हमें नोटिस देगा और अपना एड्रेस देगा, उसे समन्स फॉर जजमेंट देंगे एफिडेविट के साथ, वो 10 दिन में अपीयर, 10 दिन में लीव के लिए अप्लाई करेगा,
कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है देनी या नहीं देनी, दे दी तो नॉर्मल सूट प्रोसीड होगा, नहीं दी तो फिर एक्सपायरी डिग्री पास हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब आई एम कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट, अभी प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है बट प्रोसीजर अच्छे से समझाने के लिए आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एरिया, दैट इज हाउ द कोर्ट विल डिसाइड whether to grant leave or not. ठीक है, इस पे क्लासिकल केस है। आप लोग मुझे बताओ, नॉर्मल आकाश और मेरा एग्जांपल लेके चलो कि लीव कब ग्रांट होगी और कब ग्रांट नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स बताओ अपने हिसाब से, आपको क्या लगता है? चाहे वो भी एग्जैक्टली अमाउंट्स ना दिखाए, बट वो ये दिखाए कि मैडम मेरे पास भी ट्रांजैक्शंस है, मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हुई है। ठीक है, मतलब सपोज मैंने आकाश पे 3 लाख का केस करा, उसको पे करना था और वो आके कोर्ट में दिखा रहा है, जज साहब मेरे पास अपना वो है, पासबुक है, आई ऑल्सो हैव मेड सर्टन ट्रांजैक्शंस, और उसमें दिख रहा है कि उसने सर्टन ट्रांजैक्शंस करी हैं। चाहे भी जज बैठ के एग्जैक्ट अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट ही सीज कि हाँ देयर इज अ केस, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, है ना। सो लीव इज ग्रांटेड, मैं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, अभी बताऊंगी मैंने 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा है। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएगा 20 मार्कर का जुडिशरी में। डिस्कस द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ लीव अंडर ऑर्डर 36, ओके, या डिस्कस द क्लासिकल केस ऑफ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस वर्सेस हबटाउन लिमिटेड। मैं लिखवाऊंगी आपको, सीधा 20 मार्कर आता है। सो लीव ग्रांट होती है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पहले फर्स्ट पार्ट फिल कर रही हूँ। रियल, honest, bona fide, real, honest, bona fide tribal issues, and he has a good defense. Okay, इसको मैं 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही हूँ उसके ऊपर एक टर्म लिख रही हूँ। सो कोर्ट अनकंडीशनली आपको लीव दे देगा, कोई कंडीशन नहीं लगाएगा। जैसे मैंने अभी कंडीशन में देखा ना, पैसे डिपॉजिट कराओ पहले, वो भी सब समझाऊंगी। सो जहां पे कोर्ट को लगेगा डिफेंडेंट ने रियल बोनाफाइड इश्यूज रेज करे हैं, जहां पे उसके पास एक गुड डिफेंस है, गुड बैड तो हमें ट्रायल में पता चलेगा पूरी तरह से, बट एक नजर से प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि हाँ ही इज टू बी हर्ड, he has certain transactions, he can show the record कि he has made certain transactions in my bank account, so definitely he has a good defense, means there is a chance of success. अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, एक नजर से हम थोड़ी बता सकते हैं वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल, बट हाँ एक चांस है कि वो भी अपनी बात, वो सक्सेसफुल हो सकता है, तो हम उसको अनकंडीशनल लीव ग्रांट कर देंगे। लीव ग्रांट भी तो देखो किस चीज की कर रहे हैं कि अपना केस सामने रख दो, इसी चीज की तो लीव ग्रांट कर रहे हैं, तो थोड़ी लिबरल अप्रोच रखो ना। ये तो हम उसके फेवर में डिसीजन थोड़ी दे रहे हैं, बेचारे को हम ये अलाउ कर रहे हैं कि हाँ तुम अपनी बात कह सकते हो, तो लेट्स बी अ लिटिल लिबरल। तो अगर हमें लगता है डिफेंडेंट के पास रियल बोनाफाइड इश्यूज हैं, ट्राइबल इश्यूज हैं, उसके पास एक गुड डिफेंस है, तो हम उसको लीव ग्रांट कर देंगे अनकंडीशनली, राइट। हम उसको लीव ग्रांट कर सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो लीव है वो कंडीशनल, हम बोल तो दे ठीक है हम आपको अलाउ कर रहे हैं, बट हमारी लीव हो सकती है कंडीशनल, मतलब हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि पहले आप ये अमाउंट डिपॉजिट कराओ। वो कब हो सकता है? एक तो जहां पे वो पार्ट क्लेम एडमिट कर, जहां पे वो कह दे मैडम 3 लाख का लोन ही नहीं है, 50,000 का लोन है, मैं मान रहा हूं, तो हम 50,000 में उसको बोलेंगे पहले आप 50,000 तो जमा कराओ, फिर आगे बात बनेगी।
तो हमने उसको लीव तो दी है, बट कैसे दी है? कंडीशनल अपॉन द फैक्ट दैट ही हैज टू फर्स्ट डिपॉजिट 50,000 इन द बैंक। सो कंडीशनल का हो सकता है एक तो वो जहाँ पे पार्ट क्लेम मांग ले, या जहां पे हमें उसका कंडक्ट उतना अच्छा ना लगे। देखो, हमें आकाश के कंडक्ट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी डिफेंस से फर्क पड़ना चाहिए, बट जहां उसका कंडक्ट उसकी डिफेंस को भी क्वेश्चन करता हो। जैसे कि इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समन्स फॉर पेरेंट्स के बाद कितने दिनों में आना होता है? 10 दिन में। 10 दिन में नहीं आया, 15 दिन में आया, और अभी आप आगे पढ़ोगे, उसने जज को बोल दिया, जज साहब मैं तो बहुत बीमार था, मैं तो हॉस्पिटल में था, इसलिए मेरे को लेट हो गया। चलो, जज ने उसकी बात मान ली, कंडोन कर दिया। अब अभी आगे पढ़ोगे, पावर होती है। फिर लीव के लिए कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है? 10 दिन में। फिर 10 दिन में नहीं आया, 20 दिन में आया, फिर अप्लाई कर रहा है कि उस टाइम तो मेरे फैमिली मेंबर कोई जेल में था, या ऐसे कुछ हो गया था हादसा। तो हमें लगा 2 बार तो तुम कॉन्डोनेशन हमसे ले चुके हो, तो अब हम तुम्हें लीव देंगे, तुम्हारा ट्राइबल इशू तो बन रहा है, तुम्हें लीव देंगे, बट थोड़ा सा केयरफुल होकर देंगे, तो हमने कोई कंडीशन लगा। तो ये नहीं कि हम उसके कंडक्ट, उसका बिहेवियर है, उसका नेचर कैसा है, उसका केस में कंडक्ट कैसा रहा है, अगर हमें थोड़ा ऊपर नीचे लगता है तो हम लीव तो दे देंगे, बट मे बी कंडीशन नहीं देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां हमें लग रहा है उसका रियल बोनाफाइड इश्यूज हैं, पूरा मतलब चांस है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, हम उसको लीव दे देंगे अनकंडीशनली। बट जहां हमें या तो वो पार्ट पेमेंट अपनी एडमिट कर ले, या जहां पे उसका कंडक्ट उतना बोनाफाइड नहीं रहा है, तो हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक पहले तुम पेमेंट करो, या तुम्हें इतने दिनों में अपेयर होना है, जो भी हम कंडीशन लगा। या एक और केस हो सकता है जहां पे हम लीव दे दे, बट हम कंडीशन नहीं दे, where his claim is plausible but has little chance of success. ये मैं आपको जजमेंट दूंगी, पूरे नोट्स दूंगी, आप सिर्फ सुनो। जहां पे जो वो कह रहा है वो प्लॉजिबल है, बट कम ही चांस है कि उसकी बात सच निकले या वो केस में जीते। कम ही चांस है, 0 चांस नहीं है। तो 0 चांस होगा वहां पे हम लीव मना करेंगे, अभी बताऊंगी। सो जहां पे वो कह रहा है वो बात मानी तो जा सकती है, बट कम ही चांस है कि तुम अपनी बात में सही निकलोगे। तो कोई एग्जांपल सोच सकते हो आप आकाश और मेरे कॉन्टेक्स्ट में? मैं चाहती हूँ आप सोचो, जिससे आपके हराइजन्स बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस दिन उसको मेरी पेमेंट करनी थी, उसने अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, और वो कह रहा है कि ये तो मेरे को मैडम को देने थे, मेरे फ्रेंड ने दे दिए। तो ठीक है, तुमने उस दिन अपने फ्रेंड के अकाउंट में करा था, प्लॉजिबल तो है, बट चांस कम ही है कि वो मेरे अकाउंट में आ गए हो, क्योंकि तुम डायरेक्टली कर देते। अगर तुम्हें देने होते तो तुम मुझे डायरेक्टली दे देते, या वो दिखाए कि उस दिन तो मैंने इतने लाख के शेयर्स बेचे थे। तो ये दिखाना चाह रहा है कि जिस दिन उसको मेरे 3 लाख रुपीस पे करने थे, उस दिन उसने एक शेयर्स बेचे हैं। तो शेयर्स बेचे हैं तो हो सकता है तुमने मुझे दे दिए हो वो पैसे, प्लॉजिबल तो है, बट हम नहीं कह सकते कितना सच होगा उसके अंदर। स्टूडेंट्स, हमें सच झूठ अभी नहीं पता, सच झूठ का पता करने के लिए तो लीव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक नजर देखनी है मुझे, अगर मैं इस मैटर में जज हूं और मुझे डिसाइड करना है लीव देनी है कि नहीं, आई जस्ट हैव टू गिव इट वन लुक। डिटेल में तो मैं ट्रायल में जाऊंगी ना, अभी तो बस मेरे को देखना है कि ट्राइबल इशू भी है कि नहीं। तो वो दिखा रहा है कि जी मैंने अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर किए थे, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड ने कर दिए हो। वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर आप कहते हो कि मैंने बैंक पेमेंट नहीं करी, मैंने कैश पेमेंट करी, और आपको रिसीट दिखा रहे हो कैश की कुछ भी और एनीथिंग, तो मे बी यस। और उसके लिए आपने ये भी दिखा दिया आपके पास सारे पैसे ही कैश में आते हैं, तो वही मुझे एज अ जज लगना चाहिए कि हाँ कुछ मैटर भी है। ओके, तो समझो मेरी बात, ये पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी है। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जजेस को हेल्प करने के लिए कि जब आपको डिसाइड करना है लीव देनी है या नहीं देनी, तो आपको क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं। जहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो दिखा रहा है मैंने सोनल को एक ट्रांजैक्शन की थी उस दिन, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं देख रही एग्जैक्ट कितनी अमाउंट की, बट ट्रांजैक्शन हुई है, तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ सक्सेस।
आई गिव यू द लीव, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अपना केस को फाइट कर लोगे। जहां मेरे को आपका कंडक्ट थोड़ा अनवर्दी लगा, या जहां आप एक पार्ट क्लेम कर, एडमिशन ही कर रहे हो, या जहां पे आपके कम भी चांसेस है, टेक द लीव, बट आई वांट टू बी श्योर कि प्रोसीजर एक्सप्लॉइट ना हो, तो मैं आप पे कंडीशन लगा दूंगी। कंडीशन कैन बी पहले इतने पैसे जमा कराओ, या कंडीशन कैन बी आपको 5 दिन के अंदर अंदर ट्रायल अपना रेडी करना है, जो भी कंडीशन होते हैं मैं आपको बताऊंगी। एंड फाइनली वेयर आई सी नो प्लॉजिबल डिफेंस या नो रीजनेबल डिफेंस, I will not grant the leave. Sorry, the judge will not grant the leave. आकाश को कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि उसने कोई तो ट्रांजैक्शन करी है मुझे, बस वो कह रहा है जज साहब मैं कह रहा हूं ना आपको कि मैंने पैसे दे दिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ओके। या वो कह रहा है कि मैंने उस दिन शेयर्स बेच दिए थे, तो शेयर्स की तो कोई ट्रांजैक्शन दिखाओ, या मैंने अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, यू हैव टू शो समथिंग। वो जस्ट कह रहा है मैंने कैश दे दिए थे, तो कुछ तो रिसीट दिखाओ। तो जहां हमें लगता है डिफेंडेंट के पास, या सपोज इसका इससे भी अच्छा एग्जांपल है, समझो उसकी सैलरी 10,000 रुपए सपोज, ठीक है, और उसकी सैलरी स्लिप देखी है हमने, उसकी बैंक की ट्रांजैक्शंस देखी है, उसके पास कभी बैंक में हमारे पैसे देने के बाद कभी टोटल 50,000 मिले थे, नेवर एवर। तो उसने कैसे ही दे दिए होंगे मेरे 3 लाख? जब उसके पास ही पैसे नहीं थे अपने अकाउंट में, तो उसने मेरे कैसे दे दिए होंगे 3 लाख? तो देख के लग रहा है दैट यू कुड नॉट हैव पेड व्हेन यू नेवर हैड एनी मनी इन द अकाउंट, राइट? द लीव विल बी। आपको क्या लगता है जजेस की इंक्लिनेशन कहाँ होती होगी, लीव ग्रांट करने में या रिजेक्ट करने में? ग्रांट करने में। कोई बात बताओ, एज अ जज मेरे को लीव देनी है या रिजेक्ट करनी है? रिजेक्ट करूंगी तो कल को मेरे ऊपर और भी कार्रवाई हो सकती है कि मैडम क्यों रिजेक्ट कर दी थी, ऐसा आपको क्या दिख गया था। ग्रांट कर भी दूंगी तो मैक्सिमम क्या होगा, कोई अपना केस फाइट कर लेगा। तो जजेस भी हर तरह के एक्शन से बचना चाहते हैं। एज अ जज लीव दे भी दी तो क्या हो गया, वो अपना डिफेंस ही तो प्रेजेंट कर रहा है, और अगर रिजेक्ट कर दी तो एक्स पार्टी मिल रहा है किसी को, तो उसमें मेरे ऊपर और क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो वे, और क्वेश्चनिंग का डर भी छोड़ो, लीगली जुडिशियली आपका बैलेंस व्यू होना चाहिए, और अगर फिर भी थोड़ा सा लीन करना है तो ग्रांट के फेवर में करो, क्योंकि किसी का जेन्युइन मामला सुना जा सकता है। आपके रिजेक्ट करने से तो उसका मामला थ्रेशोल्ड पे ही खत्म हो रहा है। तो ऐसा कोई ऐसा एज अ जज आपके ऊपर कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आप खुद सोचो, हैव अ बैलेंस व्यू, बट इफ यू हैव टू लीन, आप टेक्निकल रूल्स के फेवर में लीन हो गए या जस्टिस के फेवर में? जस्टिस, और जस्टिस होने के ज्यादा चांसेस हैं जब आप लिबरल रहोगे लीव देने में, राइट? वैसे भी 4 जगह हम प्लेंटिफ को दे रहे हैं एक्स पार्टी डिक्री बिना सुने डिफेंडेंट को, तो शायद यहाँ पे एज अ जज आप थोड़ा सा जज डिफेंडेंट के फेवर में लीन हो सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बातें कॉमन सेंस की है, इसके पीछे कोई वो नहीं है, मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये तो आप समझ रहे हो बात। सो सिंपल सी बात, जब हमें एक सक्सेसफुल डिफेंस, एक रीजनेबल डिफेंस दिख रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वो दिखा रहा है कि उसने मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करी है, वी लीव, गिव द लीव अनकंडीशनली। We see he as a defense, but not very. There are no chance, not much chance of success. We'll give it, but we'll put a condition, या जहाँ पे वो खुद ही एडमिट करे, या जहाँ पे उसका जो कंडक्ट है केस को लेके वो उतना अच्छा नहीं रहा है। पर जहां हमें लगता है कुछ डिफेंस ही नहीं बनता, तो समरी प्रोसीजर का पर्पस थोड़ी फ्रस्ट्रेट करेंगे, फिर तो सीधा डिफेंस रिजेक्ट, लीव अप्लाई, लीव रिजेक्ट कर देंगे और एक्स पार्टी कर देंगे। पर 4 जगह हम एक्स पार्टी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कहीं हमसे गलती हो जाए, या कहीं पे जेन्युइन उसके पास रीजन हो ना आने का 10 दिन में, वहां पे उसके लिए भी प्रोविजन है रूल 4 में, जो मैं अभी आपको बता। बट इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? आर यू गेटिंग इट? इसमें कोई मैकेनिकल फॉर्मूला हो सकता है? दिस इज हाईली सर्कमस्टेंशियल। लीव देनी है या नहीं देनी है, ये उसी केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको अपने और आकाश के एग्जांपल में कुछ एग्जांपल्स दे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ,
ये ना स्टूडेंट्स इसमें ना ये जो जजमेंट है ना, अभी आपको लिखवाऊंगी IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड, इसमें एक बहुत ही क्लासिकल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिजेक्ट ओवरटर्न कर दी थी, मिल्की राम केस, जो सालों से चला आ रहा था समरी प्रोसीजर में। तो वो क्यों रिजेक्ट हुई थी आपको बताऊंगी, और अब ये ही क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करते हैं, और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन 20 मार्क का। सीधा आपको लिखना है कब लीव मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, और वो ही हमें ट्राई करके वर्ड्स यूज करने हैं जो जजमेंट में यूज किए थे, क्योंकि मार्क्स ही उन्हीं वर्ड्स के हैं। और ये रटने वाले वर्ड्स नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे, दैट्स फाइन, यू शुड नो द स्पिरिट ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, वो 4 केसेस जहां पे एक्सपायरी डिक्री मिल जाती है या प्लेंटिफ को जजमेंट मिल जाती है, जहां वो 10 दिन में नहीं आता, 10 दिन में अप्लाई नहीं करता, अप्लाई करता है तो लीव रिजेक्ट हो जाती है, या मिलती भी है कंडीशनली तो वो कंडीशन पूरी नहीं करता। ठीक है, अब वो जेन्युइनली 10 दिन में नहीं आ पाया था समन्स फॉर अपीयरेंस के बाद, क्योंकि वो बहुत बीमार था, वो हॉस्पिटलाइज था, वो अपने प्लीडर को भी नहीं भेज पाया, ही हैज अ जेन्युइन केस। मैं आपको बता रही हूँ, सपोज ही हैज अ जेन्युइन केस, तो क्या करें? एक्सपायरी डिक्री तो पास हो गई मेरे फेवर में, तो अब क्या करना है? डिफेंडेंट क्या करे ऐसे में? हाँ, डिग्री सेट असाइड करा ले। तो ऐसे में डिफेंडेंट जाए कोर्ट को, जाके बताए जज साहब ऐसे ऐसे रीजन था, इस वजह से मैं 10 डेज में अपियर नहीं हो पाया, आप प्लीज डिग्री को सेट असाइड कर। ठीक है, सो ही हैज टू शो सम स्ट्रॉन्ग रीजन, और एवी कुछ भी रीजन की जज साहब मैं तो बिजी था, डिग्री पास हो गई है, सो ही हैज टू शो अ स्ट्रॉन्ग रीजन। इसके लिए एक वर्ड है, मैं भी आपको बताती हूँ, दिस इज रूल 4, जहां पे एक्स पार्टे जो डिग्री है वो सेट असाइड की जा सकती है। अभी आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी अभी, क्योंकि आपको गर्मी नहीं लग रही? माय आप में से किसी के पास है रिमोट? प्लीज ऑन कर दो। तो हुआ ये कि मैंने आकाश पे केस किया था, और वो 10 डेज में आया नहीं, उसने अपियरेंस नहीं करी, और कोर्ट ने दे रखा है ये बेयर एक्ट में कि जब वो अपियर नहीं होता तो कोर्ट मान लेता है मेरे प्लेंट में लिखी हुई सारी बातें सच है, और मेरे फेवर में डिसीजन आ जाता है। मेरे को एक्स पार्टी डिग्री मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी, बट जेन्युइनली आकाश वाज वेरी इल, ही कुड नॉट हैव कम। सो वो कोर्ट गया, उसने कोर्ट को जाके सारी बात बताई, और उसने प्रे करा कि आप प्लीज डिग्री को सेट असाइड कर दो, और जज को लगा, उसने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर दिए, जज को लगा जेन्युइनली वो तो आ ही नहीं सकता था, सो जज इस डिग्री को सेट असाइड कर दिया। ठीक है, एक सिनारियो ये भी हो सकता है, मेरे को डिग्री मिल गई थी, मैंने तो अगले ही दिन कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी थी एग्जीक्यूशन की। मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा है, डिग्री मिलने से कुछ नहीं होता, जब तक आप डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराओगे तब तक आपको फ्रूट्स थोड़ी मिलेंगे। डिग्री से तो आपकी मॉरल विक्ट्री हो गया, आप जीत गए कोर्ट में, लेकिन असली में तो मुझे कब रिलीफ मिलेगा, जब मुझे वो 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आपको कोर्ट में पूरा चैप्टर होता है अपने आप में, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है एग्जीक्यूशन की कि जज साहब मेरे फेवर में डिसीजन आया है, इसको एग्जीक्यूट करा दो, मतलब आकाश के अकाउंट से 3 लाख रुपए मुझे दिलवा दो, या उसको बोलो मुझे 3 लाख रुपए। तो अगर मैंने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया होता और कोर्ट को लगता आकाश वाज जेन्युइन, तो कोर्ट एग्जीक्यूशन को भी स्टे कर सकता, राइट? तो रूल 4 में कोर्ट की पावर है कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास भी कर दी थी समरी केस में, तो उसको डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है, या फिर अगर एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर चुका था सामने वाली पार्टी, तो उस एग्जीक्यूशन को स्टे किया जा सकता है, राइट? बट द डिफेंडेंट हैज टू शो सम स्पेशल रीजन फॉर डूइंग सो। ओके, इसमें हम एक कंपैरिजन करेंगे, एक टर्म होता है स्पेशल सर्कमस्टेंस और एक होता है सफिशिएंट कॉज, हम उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। बट बस इतना समझ लो, यहाँ पे जो आप स्पेशल रीजन दिखा रहे हो, इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, यू हैव टू शो टू द कोर्ट व्हाई द डिग्री शुड बी सेट असाइड। तो बोले जी मैं तो ऐसे मेरे पैरों में दर्द था, या मैं तो कोल्ड एंड कफ हो रहा था, वो नहीं होगा, पर वो दिखाए कि वो हॉस्पिटलाइज था, मे बी इट विल बी अ स्पेशल रीजन।
तो ये कंपैरिजन जब करेंगे तब आप अच्छे से समझोगे। एक्चुअली ना एक्स पार्टी डिग्री के लिए जो मेन प्रोविजन है सीपीसी में वो ऑर्डर 9 रूल 13 है। ओके, तब हम दोनों का कंपैरिजन करें। बट क्या प्रोविजन होना चाहिए सेट असाइड करने के लिए? यस, क्योंकि वैसे बहुत रूल स्ट्रिंजेंट है, तो प्रोविजन तो डेफिनेटली होना चाहिए। पहले बताओ, ये भी क्लियर है आपको? ये डिग्री सेट असाइड हो सकती है या एग्जीक्यूशन पे स्टे लग सकता है, ये भी क्लियर है? ओके। अच्छा, एक सिंपल सी बात है ना, डिग्री सेट असाइड करने के लिए कौन प्रे करेगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? ऑब्वियसली डिफेंडेंट, क्योंकि किसके अगेंस्ट पास हुई है? डिफेंडेंट। ठीक है, एक सेकेंड। मैम कैन एक सेकेंड। When prima facie case is made out in favor of plaintiff. Yes, yes. Right. Please tell me, online student, यहाँ तक भी clear है आप सबको? Is everybody good till now? मैंने देख लिया सारे डाउट्स जो आपने पूछे मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए। इसमें ना बेसिकली ऑर्डर 37 में 7 रूल्स हैं। ओके, रूल 1 में दे रखा है कौन से मैटर्स पे अप्लाई होते हैं मनी सूट्स में, और कौन सी कोर्ट समरी सूट्स को डील करती है। मैं आपको पढ़ाऊंगी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा। रूल 2 में दे रखा है प्लेंट में क्या क्या लिखा होगा। रूल 3 में पूरा प्रोसीजर दे रखा है। रूल 4 में डिग्री को सेट असाइड करने की पावर दे रखी है। रूल 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक बार पढ़वा दूंगी। तो हमारे लिए बेसिकली 4 रूल्स इंपॉर्टेंट है। रूल 1, कौन सी कोर्ट समरी सूट करती है और कौन से मैटर्स में समरी सूट लगता है। रूल 2, प्लेंट में क्या लिखा होगा। रूल 3, सारा प्रोसीजर। रूल 4, पावर टू सेट असाइड द डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग। ये प्री के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी सूट के मैटर्स जा सकते हैं हाई कोर्ट में, राइट, सिटी सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, एंड अदर कोर्ट्स। ध्यान से सुनना, समरी सूट के मैटर हाई कोर्ट में फाइल हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल हो सकते हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट में हो सकते हैं। किसी किसी स्टेट में स्मॉल कॉज कोर्ट होती है जो 10,000 तक का मामला, 25,000 तक का मामला देखती है। और अदर कोर्ट्स में भी हो सकते हैं, कुछ बहुत ही छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में मुंसिफ कोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। इन सब कोर्ट्स में जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का 20 करोड़ का मामला है, उसको चेक से 20 करोड़ रुपए लेने थे, तो दिल्ली में 2 करोड़ से ऊपर के मैटर सीधा हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट में भी समरी सूट फाइल हो सकता है। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में तो हो ही सकता है। जहां जिस स्टेट में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है, मतलब जो बहुत छोटे मैटर्स देखती है, 10,000 25,000 तक के, वो भी। और अदर कोर्ट्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट ट्राइब्यूनल बनाया है तो समझ रहे हो, या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, तो उस तरह के कोर्ट्स में भी हो सकता है। बस एक छोटी सी बात, हाई कोर्ट चाहे तो डिसाइड कर सकती है कि कौन से कोर्ट में किस तरह का समरी सूट जाएगा। समरी सूट बहुत तरह के हो सकते हैं, मतलब मनी सूट होते हैं बट बहुत तरह के हो सकते हैं। रेंट के बेसिस पे, लोन के बेसिस पे, इंश्योरेंस के बेसिस पे, और पेमेंट्स के बेसिस पे, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो हाई कोर्ट सपोज डिसाइड कर दे कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में सिर्फ सैलरी के मैटर्स, ऐसा हो सकता है। हाई कोर्ट डिसाइड कर दे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंश्योरेंस के मैटर्स ही जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये पावर किसको दे रखी है? हाई कोर्ट। बस इतना सा दे रखा है रूल 1 में। तो रूल 1 में दे रखा है ये समरी सूट कौन से केसेस में जाते हैं, और हाई कोर्ट को पावर दे रखी है कि आप डिसाइड कर सकते हो कौन से कोर्ट्स में कौन से मैटर है। एक बार पढ़ लो, आपको क्लैरिटी हो। This order shall apply to the following courts, namely
हाई कोर्ट्स, सिटी सिविल कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज एंड अदर कोर्ट्स। ठीक है, तो सीधा हाई कोर्ट में भी समरी सूट फाइल हो सकता है अगर 2 करोड़ से ऊपर का मैटर है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो हो ही सकता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में जहाँ पे छोटी इस तरह की कोर्ट्स होती हैं, और कोई और कोर्ट या ट्राइब्यूनल जैसे कि रेंट। Provided that in respect of the courts referred to in clause B, the High Court may by notification in the official gazette restrict the operation of this order only to such categories of suits as it deems proper, and may also from time to time, as the circumstances of the case may require, by subsequent notification in the official gazette, further restrict, enlarge or vary the categories of suits to be brought under the operation of this order as it deems proper. तो हाई कोर्ट चाहे तो इन कोर्ट्स के लिए स्पेसिफाई कर सकती है कि सिर्फ इसी तरह के मनी सूट्स चाहेंगे, इसी तरह के मनी सूट्स मतलब रेंट बेस्ड या डैमेजेस बेस्ड व्हाटएवर। ओके, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि समरी सूट कहाँ फाइल हो सकता है, तो हाई कोर्ट में भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है, और आता है summary suit can be filed in high court, district court, court of small cause, all of the above. So the answer is all of the above. Okay, और जो ये अदर कोर्ट्स के लिए डिसाइड करना है कौन से मनी सूट जाएंगे वो हाई कोर्ट डिसाइड करती है, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता, बट यू शुड नो दैट। तो रूल 1 में क्या दे रखा है? रूल 1 में दे रखा है कौन से कोर्ट्स में जाएंगे समरी सूट और कौन से मैटर्स में जाएंगे समरी। यहां तक क्लियर है? रूल 2 में प्लेंट वाला पार्ट क्लियर है कि प्लेंट में क्या क्या मेंशन करना है। उसके बाद एक और क्लॉज है, वो मैं आपको रूल 3 के साथ ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये दे रखा है कि अगर 10 दिन में वो समन्स फॉर अपीयरेंस के बाद नहीं आया तो हम क्या मान लेंगे, प्लेंट में लिखी हुई सारी बातें सच है और उसको सीधा डिक्री दे देंगे। पर 4 केसेस होते हैं, तो जो 2 का वो वाला पार्ट है और 3 एक साथ पढ़े जाते हैं। पहले बताओ, इज दिस पार्ट ऑल्सो क्लियर? ये मैं आपको बता नहीं सकती टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अगर एग्जामिनर है कोई जो सीपीसी का पेपर सेट कर रहा है, तो कुछ टॉपिक्स है जिसके बिना वो पेपर नहीं बनाएंगे, जैसे टेम्पररी इंजंक्शन, जैसे कि समरी प्रोसीजर, तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट, दैट लेवल ऑफ टॉपिक इट इज। बट इजी नहीं है, आपको मुश्किल लग रहा है, आपको एसेंस तो समझ आएगी है। मैंने आपको सब चीजें बैकग्राउंड देकर और स्टोरी देके समझाया है कि कब समरी का मतलब क्या इसमें। अच्छा, कैन यू टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन समरी सूट एंड ऑर्डिनरी सूट? और ऑर्डिनरी सूट कैन बी अ वाइड डोमेन, ठीक है, और वेरी गुड, ऑर्डिनरी सूट में डिफेंडेंट हैज अ राइट टू डिफेंड, एंड इन समरी सूट ही डज नॉट हैव दैट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। वैसे आपको लिखवाऊंगी, एक बात और बता रही हूँ, यहाँ पे जज चाहे तो डिक्री को सेट असाइड कर सकते हैं, रूल 4 में पावर है, उसने सफिशिएंट कॉज दिखा दिया, डिक्री को सेट असाइड कर दो। ऑर्डिनरी सूट्स में वो सेट असाइड नहीं करते, हायर कोर्ट करती है, अपील में सेट असाइड होती है डिक्री, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट खुद ही कर देती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वैसे अगर किसी के खिलाफ कोई डिक्री पास हुई है और आप नाखुश हो तो आप अपील में जाओ, और अपील में हायर कोर्ट करेगी उसको डिक्री को सेट असाइड, यहाँ पे वही जज कर रहे हैं डिक्री को, एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड। ये भी एक डिफरेंस होता है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। आर यू गेटिंग इट सबको? रूल 2 में मैंने आपको सब पढ़ा दिया, बस मैंने आपको एक क्लॉज नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसमें दे रखा है जहां वो अपीयर नहीं होगा वहां हम सीधा मान लेंगे प्लेंटिफ की बातें सच है और जजमेंट दे देंगे, बट वो पूरा रूल 3 के साथ पढ़ाया जाएगा। मैं आज रूल 3 स्टार्ट नहीं कर रही, क्योंकि कल मैं बिल्कुल फ्रेश आपको सारा बैकग्राउंड देके रूल 3 पढ़ाऊंगी, जजमेंट बताऊंगी, और मुझे आपको 1-2 जजमेंट्स बतानी है जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की आई है। यू कांट गो इन द एग्जाम not having read the judgments of this topic. They are very important, and we'll solve some previous years. Order 4 पे भी, और सॉरी रूल 4 पे भी बात करेंगे, डिक्री जो एक्स पार्टी होती है वो कब सेट असाइड होती है, स्पेशल सर्कमस्टेंस वर्सेस सफिशिएंट कॉज, दैट्स आल्सो अ गुड डिस्कशन, बट टुमारो आई विल बी एबल टू फिनिश द टॉपिक, बट आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स, all of you good about the topic. So I'll be seeing you tomorrow same time, we'll finish it. बस आप इसको आज रिवाइज करके आना एक बार, सिर्फ रूल 1 2 3 पढ़ना, 4 मत पढ़ना, 1 2 3 पढ़ना, 3 पढ़ने की कोशिश कर लेना अपने आप, बाकी मैं कल समझाऊंगी ही और कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।